मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, आपने घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया मैंने, डे नाइट, ये लिटरल बात है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 9.97 मिलियन, 99.5 लाख। इट इज़ नेवर अबाउट हु इज़ मोर टैलेंटेड, इट इज़ ऑलवेज अबाउट हु इज़ मोर हंग्री। गूगल के ऊपर आप जितनी भी वेबसाइट्स देखते हो ना, नॉट नेसेसरीली ऑल आर गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। एसईओ के फील्ड के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है जो काफ़ी टाइम से चल रही है, Black Hat SEO. Have you heard of it? I don't know whether I should say it or not. In India TV stole my video without my permission. आपकी पर्टिकुलर जो फील्ड है एनिमेशन, ठीक है? हाँ। मैं जगह जगह देखता हूँ, बोर्ड्स लगे होते हैं, दीवारों पे लिखा होता है कि करियर करो एनिमेशन के अंदर। क्या इस फील्ड के अंदर पैसे कमाना और फुल टाइम करियर बनाना इज़ ए लुक्रेटिव थिंग? और अगर नहीं तो किन किन लोगों के लिए नहीं है? वेलकम टू दोस्तकास्ट, थैंक यू जयपुर से यहाँ आने के लिए टू डू दिस। आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू। Thank you very much for having me. Totally super excited to share my experience and all. आज हम लोग बैठ के, मानोगे नहीं आप, हमारे टीम में कुछ लोगों की सिगरेट पीने की बीमारी है। मैं बताऊंगा नहीं कौन, हो सकता है मैं ही हूँ, ये मैं राज रखूँगा। फिर हम आपकी बैठ और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। हाँ। हमने कहा एक काम करते हैं, लेट्स गो फ्रॉम द मोस्ट पॉपुलर टू सी कि किस पे इम्पैक्ट आया, राइट? मैंने जनरली रिसर्च करनी शुरू कर दी थी, बट देन आई लुक्ड एट द मोस्ट पॉपुलर। टर्न्ड आउट that people in India are really interested in guns, grenades and cigarettes. Okay. डेटा ये कहता है लाइक ऐसा क्या है कि आपकी एनिमेटेड वीडियोस पे जो इन पे आपने ब्रेक डाउन करे इतने ज़्यादा चले हैं? What's the reason? What do you think? There's a trend that is going on. तो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जो सोशल इम्पैक्ट होता है ना लोगों के सामने, सोशल अवेयरनेस जो होती है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर मी, है ना। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा मतलब एक छोटा सा सिनेरियो है कि देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, है ना, मैट रिटमैन। तो मैट रिटमैन अच्छा, नेमिंग एंड ऑल इज फाइन ना? हाँ, नेमिंग अ यूट्यूब चैनल एंड ऑल। तो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज हैविंग अप्रोक्सीमेटली 2.24 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड द नेम ऑफ द चैनल इज मैट रिटमैन एंड ही इज़ फ्रॉम US, ओके। तो उसने एक वीडियो डाली थी एक बार, हाउ AK-47 वर्क्स, और दैट वीडियो हैज़ मोर देन 250 मिलियन व्यूज़ और समथिंग। मतलब इतने व्यूज़ हैं कि जितना मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। और एंड दैट इज़ अ लॉन्ग वीडियो, ठीक है। तो मैंने ऐसा सोचा कि जो वेपन बेस्ड वीडियोस होती हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। देन आई मूव्ड टू द पार्ट जहाँ पर मैंने ग्रेनेड वाली वीडियो डाली एंड इवेंचुअली इट बिकेम द मोस्ट पॉपुलर वीडियो ऑफ माइन इन द लॉन्ग वीडियोस फॉर्मेट, है ना। मेरे को वो वीडियो इतनी पसंद आई, बाय द वे, जस्ट वांट टू से दैट। मतलब मुझे लगता था कि ग्रेनेड के पिन फेंको और सब कुछ हो रहा था, बट जिस तरह से आपने समझाया है ना एनिमेशन के साथ, मतलब मेरे को लगता नहीं है कि हिंदी रिसर्च चैनल जो एनिमेशन यूज़ करता है इतनी पेन टेकिंग डिटेल से समझाता है जिस तरह आपने समझाया उसके अंदर। हाँ, मतलब उसके जैसे एक फॉर्मेट था जो मैं लेके चल रहा था, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट था कि कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, वो सारा का सारा फॉर्मेट पे वहाँ पे लेके चल रहा था। तो वो वीडियो बहुत फेमस हुई, बहुत वायरल हुई, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में मैंने सोचा कि मतलब लाइक दिस इज समथिंग जहाँ पे जैकपॉट है, एक पूरी एक कैटेगरी है, लाइक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेपन्स यू कैन एक्सप्लेन कि एक टैंक ऐसे काम करता है, ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है, बट दैट्स नॉट द केस एक्चुअली। अगर आप उसको और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो जिस टाइप के व्यूज़ किसी वीडियो पे आते हैं, जो एक मार्केट का फ्लो होता है, जिस तरीके से मार्केट चलता है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि निश कैसा होगा, कैटेगरी कैसी होगी, कौन सी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा वर्क करेगी। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, जो मैंने ग्रेनेड वाली वीडियो डाली दैट वाज अ बैंगर, अच्छी चली। उसके बाद में मैंने गन वाली वीडियो डाली, वो भी 3rd या 4th मोस्ट वॉच्ड है, वो भी बहुत अच्छी चली। लेकिन इसके बाद 1-1.5 साल बीत गया, 1 या 2 साल बीत गए, और उसके बाद में मैंने एक वीडियो डाली हाउ AK-47 वर्क्स, या फिर और भी मैंने ऐसी वीडियोस डाली जो कि कहीं ना कहीं वेपन से ही रिलेटेड थी, जैसे हाउ साइलेंसर वर्क्स, गन साइलेंसर वर्क्स, इस तरीके से काफ़ी वीडियोस डाली। मैं किसी का कत्ल करने जा रहा था तकिए को लेके, फिर मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा, तो वो नहीं चली। हाँ, मतलब वो वीडियोस नहीं चली। तो वहाँ पे जो मैंने एक सिनेरियो जो रियलाइज़ किया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, उसमें मतलब उस सिनेरियो में, मतलब मेरी एक बार में मैट रिटमैन वगैरह से बात हुई थी, तब उसने मेरे को अपना इंडिया का स्टैट्स बताया था। तो एक तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि उसके जो AK-47 वाली वीडियो थी वो इंडिया में से सबसे ज़्यादा उसके व्यूअर्स थे, तो दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन जैसे जैसे PUBG का ट्रेंड गया वैसे वैसे वेपन्स का ट्रेंड गया।
Right, मैंने ये चीज़ नोटिस की। मतलब ग्रेनेड की भी बहुत वीडियोस पड़ी हैं, 13 मिलियन 14 मिलियन व्यूज़ वाली वीडियोस उस समय पड़ी थी। आपकी एज क्या है? इट इज़ 25 ईयर्स एंड 11 months। ठीक है, मैं 26 साल का हूँ, तो हम दोनों ने मेरे ख्याल से कभी ना कभी PUBG से पहले वाला एरा भी देखा वीडियो गेम्स का। हाँ, जब हम 100%। कंसोल्स पे खेलते थे, पीसी पे खेलते थे, वीडियो गेम्स है ना। मैं आई लव वीडियो गेम्स। तो आपने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेले होंगे सारे खेल, कॉन्फ्लिक्ट वाले गेम्स खेले होंगे, ठीक है, आज भी खेलते हो। IGI वगैरह सारे उन बिकॉज वो गेम्स कंप्यूटर पे होते हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब इतने सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कंप्यूटर खरीदना, डेफिनेटली, और कंसोल्स नहीं। लेकिन जब PUBG आया तो हर इंसान को पता था कि कार 98 कौन सी गन है। मतलब इतना कि हमारे फरीदाबाद के अंदर एक कार 98 नाम का कैफे खुल गया था, राइट। सो मेरा पॉइंट है कि वो आप कह रहे हो कि वो पॉपुलर हुआ, तो उसके साथ साथ गन वीडियोस भी उसके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैंने ये AK-47 वाली वीडियो जो मैंने डाली, या फिर जो 1-2 साल के गैप के बाद में मैंने जितनी भी वेपन्स वाली वीडियो डाली, अगर वो मैंने उस टाइम पे डाली होती ना, जिस टाइम PUBG और ये सारी चीज़ें पीक पे थी, जिस टाइम ये वेपन गेम्स पीक पे थे, उस समय पे अगर मैंने डाली होती तो मतलब एक नेक्स्ट सिनेरियो होता उसका वहाँ पे, बहुत तगड़ी वो चलती। क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर गन्स हैं। एनीवन हु प्लेज PUBG, तो उसको तो AK-47 ये मुँह पे रटी रहती हैं, भाई ये खोल ले, ये लोड कर ले, ये वाली गन ले ले, तो वो सारी चीज़ें मुँह पे रहती हैं उनके। तो मतलब उसका एक बहुत बड़ा ट्रेंड था। और स्मोकिंग वाली वीडियो का तो एक सिंपल सा आंसर है, ये जो 2 क्वेश्चन जो आपने पूछे थे, तो उसमें वेपन्स वाली वीडियोस का ट्रेंड इसके साथ में ख़त्म हो गया। इसके साथ में जैसे जैसे PUBG का ट्रेंड एक तरीके से लो डाउन हुआ, लेकिन स्मोकिंग वाली वीडियो जो है उसका तो एक सिंपल सा मेरे पास में आंसर है। वो ये है कि वो एवरग्रीन वीडियो है, वो उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। कुछ कुछ वीडियोस होती हैं इंस्टेंटली परफॉर्म करती हैं, जैसे मेरी ओडिशा ट्रिपल ट्रेन वाले एक्सीडेंट वाली एक वीडियो थी, इंस्टेंटली 1-2 हफ्ते के अंदर ही लाइक 42 लाख 43 लाख ऐसे व्यूज़ उस पर पहुंच गए थे इंस्टेंटली 1-2 हफ्ते में ही, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा था, इट वॉज अ ट्रेंडिंग टॉपिक। लेकिन स्मोकिंग वाली वीडियो कंसिस्टेंटली मिलियंस ऑफ व्यूज़ देती रहती है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, एंड आई बिलीव इवेंचुअली इट विल बिकम द मोस्ट वॉच वीडियो ऑन द चैनल, क्योंकि वो एक ऐसी अवेयरनेस है, वो टॉपिक ऐसा है जिसमें पीपल आर सुपर इंटरेस्टेड कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इससे डेथ कैसे होती है। हर साल एक कोई ना कोई इंसान 18 साल का होता है या 16 साल का होता है और पहली बार सिगरेट ट्राई करता है, फिर उसको ऑलरेडी वो मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि सिगरेट बुरी क्यों है। हाँ, दैट इज़ अ थिंग। और उसके अलावा मतलब ऐसा है कि जिस चीज़ के बारे में इंसान बात कर रहा है, जिन चीज़ों के बारे में बात होती है, तो मेरे को ऐसा पर्सनली बिलीव मैं करता हूँ कि मतलब योर स्मार्टफोन इज़ ऑब्वियसली लिसनिंग टू एवरीथिंग यू से, एंड उस वाले केस के अंदर जो स्मोकिंग वाला जो पार्ट है, वो बहुत वीडियो मतलब उसके इंप्रेशंस कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैं, जो मेरी मोस्ट वॉच वीडियोज़ हैं उनसे भी ज़्यादा इंप्रेशंस हैं उसके, ऐसा है। तो उसने काफ़ी चीज़ की। तो आप ये बताओ कि इंडिया में बहुत तरह के तरीके हैं यूट्यूब पे ग्रो करने के, यू नो, एडसेंस। आप तो एडसेंस भी ऑन नहीं करते शायद? नहीं, एडसेंस है। अच्छा, मैंने जब देखा, थैंकफुली मेरे को 2 ऐड नहीं दिखे, लेकिन कहने का मतलब है कि आपका बैकग्राउंड क्या है जिससे आप कंपेल हुए कि यार मेरे को यूट्यूब पे आके लोगों को एनिमेशन के माध्यम से बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई करके समझाना है? अच्छा, मतलब इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर यूट्यूब एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड। पढ़ाई क्या थी, ये आपका रुझान क्या था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ और इतना बड़ा चैनल खड़ा कर लूँ? ओके, तो इसका सिनेरियो ऐसा था कुछ कि मेरी जो 9th तक की जितनी भी पढ़ाई हुई थी, वो सारी की सारी केंद्रीय विद्यालय होते हैं, वहाँ से हुई थी। 9th से 12th मैंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से की थी। तो हैव यू हर्ड ऑफ सैनिक स्कूल्स? सैनिक स्कूल्स का नाम सुना है मैंने, पर कभी मैंने तो वहाँ पे मतलब एक्चुअली वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो बंदा NDA में जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी में, या फिर लेटर ऑन वो CDS वगैरह में जाए और इंडियन आर्मी ज्वाइन करे एज अ ऑफिसर, ठीक है, नॉट ऑन अदर रैंक्स एंड द JCOs, ऑफिसर रैंक्स पे, ठीक है। तो मेरी 9 से 12वीं तक की पढ़ाई वहाँ पे हुई थी। वहाँ पे बहुत जनरल है ये चीज़ कि वहाँ पर लाइक उस स्कूल में पढ़ाया ही ये जाता है, वहाँ पे ये चीज़ ही बताई जाती है कि आपको भले ही आपके 60% आएँ, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही चीज़ जो है वो आगे SSB में काम आएगी। SSB इंटरव्यू होता है, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो SSB में वो चीज़ ही काम आएगी। तो वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके और फिर साथ में वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, उनका ऐसा फोकस नहीं है कि आपके 95 आने चाहिए, 90 आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने दिया था, नहीं हुआ मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो उसके बाद में फिर मैंने आगे वाले अटैम्प्ट दिए भी नहीं, ठीक है। एक और अटैम्प्ट ट्राई किया था, लेकिन बहुत ही कैजुअल मैनर में, क्योंकि उस समय पे एक सिनेरियो ऐसा हो जाता है, मतलब मेरे पापा इंडियन आर्मी में हैं, इंडियन आर्मी में थे, 2016 में रिटायर हुए। तो उस समय एक ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि एक आप आर्मी वाले के लड़के हो, तो आपकी जो आर्मी मतलब यूनिट्स होती हैं, तो वहाँ पे एक वो सिनेरियो होता है कि अब आपका बेटा सैनिक स्कूल में चले गया, अब तो वो NDA में जाएगा ही जाएगा। मतलब वहाँ पे एक जो लाइन एग्जैक्टली यूज़ की जाती है ना, वो ये यूज़ की जाती है
कि तुम तो किस्मत वाले हो यार, तुम्हारा बेटा सैनिक स्कूल में चले गया, अब तो वो ऑफिसर बन के निकलेगा। दैट्स द वर्ड दे यूज़, कि अब तो वो ऑफिसर बन के निकलेगा। तो वो प्रेशर बहुत खतरनाक था, मतलब बहुत ही खतरनाक था। अब मतलब जब से यूट्यूब जर्नी में इतना प्रेशर मैंने कभी नहीं झेला। वो चीज़ होती है, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा पागल हो जाता है इंसान कि अब तो एनडीए निकालना ही पड़ेगा। ये घर वाले भी कह रहे होते हैं और हाँ, घर वाले भी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं, नहीं कह रहे होते हैं, मतलब कह रहे होते हैं वाली बात नहीं है, लेकिन वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो चीज़ आप उनकी आंखों में देख सकते हो जब आप माँ बाप से बात करते हो शाम को सैनिक स्कूल में, क्योंकि वो हॉस्टल लाइफ होती है। चित्तौड़गढ़ में ही आपको 4 साल बिताने पड़ते हैं, और उसमें छुट्टियाँ भी ऐसे मिलती हैं कि एक आपको गर्मी की छुट्टी मिल गई, उसके बाद आपको दिवाली पे छुट्टी मिल गई, और उसके अलावा अगर आपको छुट्टी चाहिए तो जैसे आर्मी वालों को स्ट्रगल करना पड़ता है ना छुट्टी के लिए, वैसे आपको छुट्टी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यू विल हैव टू गिव द सॉलिड रीजंस कि मेरे इसकी शादी है, उसकी शादी है, तभी आपको छुट्टियाँ मिलेंगी। तो वहाँ पे स्टार्टिंग से ट्रेनिंग ही आर्मी वालों की जैसी होती है, स्टार्टिंग से पूरी की पूरी। बट एनीवेज वहाँ पर लाइक ऐसा सिनेरियो था कि मेरा नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में, और माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस थी। फिर मतलब मैं एक तरीके से उलझ गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से मेरा जो इंक्लिनेशन था, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो कि आउट ऑफ दीज थिंग्स हो, मतलब एक लिमिट में ना हो, लिमिट से थोड़ा बाहर हो। क्योंकि इंडियन आर्मी में एक बार आप चले जाते हो तो वहाँ पे एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, लेकिन यूनिट का अगर कोई मेजर डिसीजन है तो वो आपका कर्नल ही लेगा, एंड यू विल हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट थिंग। हायरार्की और चेन ऑफ कमांड बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा है मतलब। तो वो चीज़ें मेरे को ऐसा पर्सनली लगती थी कि अगर मैंने पहली दूसरी बार में मेरा नहीं हुआ तो मेरे को ऐसा मतलब एक अपील नहीं आई अंदर से कि अब मुझे दोबारा और इसमें ट्राई करने चाहिए मेरे पास, क्योंकि 25-26 साल तक आपके पास में अटैम्प्ट्स रहते हैं, मतलब इसमें आप करते रहो, अटैम्प्ट करते रहो, आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद 23 साल तक होता है। तो इसमें लेकिन फिर मेरे को ऐसा अपील नहीं आई कि मेरे को ऐसा करना चाहिए। देन इंस्टेंटली मैंने वहाँ से 12वीं क्लास से मैं वहाँ से साइंस स्कूल से गया। देन आई जॉइंड द एलन करियर इंस्टीट्यूट इन कोटा। तो वहाँ पे फिर मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह करनी शुरू की, लेकिन जेईई, हाँ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई एडवांस। तो ये 2015 की बात है, ठीक है। तो वहाँ पे पढ़ाई वगैरह करनी शुरू की, और उसके बाद मैं वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही थी। वहाँ पे सारी चीज़ें मेरे को ऐसी लगने लगी कि हाँ, ये एक ऐसा फील्ड है जो मैं अप्रोच कर सकता हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि इंजीनियरिंग, हाँ, क्योंकि 12वीं के बाद में नॉट एक्जैक्टली इंजीनियरिंग, लेकिन ऐसा है कि आप एक बार वो चीज़ स्टार्टिंग के 10 साल 15 साल वो चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसके बाद देन यू कैन मूव टू द बिजनेस पाथ, जहाँ पे आप अपने डिसीजंस खुद बनाते हो, उस टाइप की चीज़ें। तो ऐसा फिर वहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, सब फ्लो में चल रहा था, सारे टेस्ट वगैरह सारे अच्छे से जा रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑल गुड एंड फाइन। तो TX3 एक बैच था, उसमें मैं था उस समय पे एलन के अंदर कोटा में। तो कोटा में मैं उस टाइम शिफ्ट हो गया था। लेकिन होता क्या है कि सैनिक स्कूल में ऐसा सिनेरियो था कि वहाँ पे आपकी परसेंटेज पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। मेरे 12वीं में बने 74%, जेईई एडवांस के लिए चाहिए मिनिमम 75%। मैं फंस गया। ये चीज़ मेरे को पहले से पता थी ऑब्वियसली कोटा में जाने से पहले, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैं यही सोच के गया था कि अब मैं NIOS से दोबारा कर लूँगा। तो वहाँ पे जाते ही मैंने NIOS बोर्ड का फॉर्म भर दिया था। लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स थे, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, CU सेट होता है और सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब करीबन एक कोटा में जो बंदा एक प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कम से कम 10-15 फॉर्म भरता है। हर बंदा सिर्फ जेईई मेंस का फॉर्म नहीं भरता है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, GGS IPU है यहाँ पे, उसका भी फॉर्म भरता है। तो सारे फॉर्म्स हमने भर दिए। तो जेईई मेंस को छोड़ के मेरे को ऐसा लगता था कि ये चीज़ मेरे घर के पास है, तो वो एक एग्ज़ाम था GGS IPU का था। तो वो एग्ज़ाम मेरे NIOS बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो पता नहीं क्यों मेरा ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये मेरा बिहेवियर है कि या तो वो चीज़ मैं करूँगा तो भरपूर तरीके से करूँगा, या फिर पार्शली नहीं कर पाऊँगा, वो चीज़ है। तो वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन मेरे साथ में ऐसा हुआ कि लाइक अब ये चीज़ तो मेरे को और ज़्यादा गलत डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि एग्जाम्स कॉन्ट्राडिक्ट करके अगर मैं बोर्ड का देता हूँ तो जेईई मेंस का मेरा छूट जाएगा। जेईई मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकअप होता है एक इंसान के लिए, और अगर मैं जैसे GGS IPU का दे देता हूँ तो NIOS बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। तो दोनों चीज़ें इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि कोई भी चीज़ जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। उसके बाद में होता क्या है कि सैनिक स्कूल से मेरा एक फ्रेंड है, वो इसमें था, मतलब यहाँ पे जयपुर के अंदर बिजनेस कर रहा था। ही वॉज इनटू दिस डिजिटल मार्केटिंग थिंग, ब्लॉगिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो उस समय पे ये चीज़ बहुत फैंटासाइज करती थी यार, कि मतलब उस समय पे हम लोग की लाइफ ऐसी थी ना कि हम लोग इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीते थे, एक कि हाँ ठीक है कोटा में हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक स्टूडेंट की तरह जी रहे हैं, हॉस्टल से कोचिंग से हॉस्टल, हॉस्टल से कोचिंग, ऐसी ज़िंदगी थी। लेकिन उस समय पे वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब फैंटासाइज करती थी कि यार अगला बंदा है,
इतना पैसा कमाता है, उसके बारे में सुनते थे, ठीक है, कि इसकी इतनी वेबसाइट्स हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वेबसाइट हैं, वो एजुकेशन इसके अंदर था उस समय पे। इसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, ये है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें बहुत फैंटासाइज करती थी। तो उस समय मैं टोटली डायरेक्शन लेस था, लेकिन मैं उसमें कूद गया, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मतलब कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा एक रोल संदीप महेश्वरी की वीडियोस का। अच्छा, बहुत बड़ा रोल मतलब एक वो होता है ना कि एक आपका डोपामाइन पीक संदीप पे होता है। महेश्वरी ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कब बात करी है? नहीं, नॉट द डिजिटल मार्केटिंग, मोटिवेशन के लिए, द मोटिवेशन एंड द इंस्पिरेशनल पार्ट। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ पे संदीप सर का बहुत बड़ा रोल था उस चीज़ में, मतलब कि जैसे उनकी वीडियोस जब मैं देखता था तो मतलब अब वो चीज़ है, दैट शोज, मतलब जो लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो है। तो उनके जो वीडियोस के दम पे मेरे को जो ज़िंदगी में करना था उसके दम पे, तो वो ऐसा एक सिंक बना सारी चीज़ों का कि आई इंस्टेंटली मूव टू जयपुर। उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स। आप जयपुर से नहीं हो? नहीं। आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम अलवर, राजस्थान। ओके। हाँ, अलवर में एनसीआर में आता है अलवर? राजगढ़, फ्रॉम राजगढ़। अच्छा। हाँ, राजगढ़ में, अलवर राजस्थान से मैं हूँ। ओके। वहाँ के हम रहने वाले हैं। आपको पता है ना एनसीआर में आता है अलवर? नहीं, आई डिडंट नो, मैं कभी नहीं अलवर में रहा, मैं 4-5 दिन के लिए ज़्यादा आप सब पैदा हुए थे वहाँ पे? हाँ, मतलब मेरी लाइफ ऐसी है कि मैं कभी भी किसी एक जगह पे नहीं रहा, क्योंकि पापा आर्मी में थे। हाँ। तो पैदा हुआ मैं कैलकाटा में, ठीक है, पानागढ़ नाम की जगह, कैलकाटा में नहीं, वेस्ट बंगाल में एक पानागढ़ नाम की जगह है, वहाँ पे मैं पैदा हुआ। उसके बाद मैं अलग अलग जगह, जैसे मध्य प्रदेश में एक सागर नाम की जगह है, तो वहाँ पे हम लोग चले गए। उसके बाद मैं लखनऊ चले गए, उसके बाद में श्रीगंगानगर चले गए। तो ऐसे अलग अलग जगह पे पापा के साथ घूमते रहे। तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा जाना हुआ नहीं। और जब सैनिक स्कूल में चले गए तो 4 साल के लिए लॉक हो गए। उसके बाद में तो आप ऐसे फैमिली फंक्शंस ईजिली अटेंड नहीं कर पाते हो, इम्पॉसिबल सा हो जाता है। बट एनीवेज, यहाँ पे मैं आ गया जयपुर में उसके बाद में, और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड को एक्सप्लोर करने लगा। उसके बाद में लेकिन एक ऐसा सिनेरियो था कि जहाँ पर मुझे ग्रेजुएशन भी करनी थी, क्योंकि पेरेंट्स ने क्लियरली बोल दिया था कि ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी, ग्रेजुएशन के बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आपका मन नहीं था करने का ग्रेजुएशन? इट इज़ नॉट अबाउट कि मन नहीं था मेरे को, डिजिटल मार्केटिंग से पैसे आने शुरू हो गए थे? काइंड ऑफ लग रहा था कि यार अब जब पैसे आ रहे हैं क्या पढ़ाई करनी है। राइट। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब एक बार आप पैसे कमाने शुरू कर देते हो ना। हाँ। तो किसी और का टाइम टेबल, हाँ, क्लासे अटेंड करना बहुत डिफिकल्ट। वो सारी की सारी वो होती है ना कि यार इस एजुकेशन को मैं लूंगा। हाँ। तो रियल वर्ल्ड में पैसे कमा पाऊंगा। आपने पहले रियल वर्ल्ड में पैसे कमा लिए तो क्लासेस क्या समझ में आएंगी। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हो गई। और अभी आई जस्ट वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन कि अभी ये सारी चीज़ें मेरे को आपको डिटेल में बतानी है या फिर नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लाइक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन ना, ऐसा मतलब डिटेल में बता सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे में फटाफट फिनिश करना है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे बताओ मेरे को। लेकिन आप ये बताओ कि फिर आपका एनिमेशन के अंदर छलांग कैसे है डिजिटल मार्केटिंग? वो मैं आपको एक बार थोड़ा लिंक के साथ में बताता हूँ जी। सिनेरियो ये बैठा टोटल कि आई केम टू जयपुर, है ना। उसके बाद में मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टफ में एंटर किया, और मोस्टली जो काम होता था वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होता था, एसईओ से रिलेटेड होता था। तो हम लोग क्या करते थे, वी यूज टू बाय अ डोमेन, 500 रुपये का, 600 रुपये का, 700 रुपये का एक डोमेन ले लिया 1 साल के लिए। 200-250 रुपये की एक होस्टिंग बाई की, ठीक है, GoDaddy से वेबसाइट लॉन्च कर दी। उसके बाद मैं एसईओ के फील्ड के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है जो काफ़ी टाइम से चल रही है, ब्लैक हैट एसईओ। हैव यू हर्ड ऑफ इट? नो, नहीं। तो होता क्या है कि गूगल के ऊपर आप जितनी भी वेबसाइट्स देखते हो ना, नॉट नेसेसरीली ऑल आर गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। लोग ब्लेम लेकिन गूगल को करते हैं। मतलब होता क्या है, अगर मैंने किसी चीज़ के बारे में सर्च किया, आज भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर मतलब मेरे पास में उस टाइम इतनी पावर थी जिस टाइम मेरी वेबसाइट टॉप पे रैंक होती थी, कि अगर मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की डेट को चेंज करना है तो वो मेरे हाथ में पावर है। गूगल का एल्गोरिथम बेसिकली ऐसे काम करता है कि उसके फीचर्ड स्निपेट्स आते हैं, एक बॉक्स बन के आता है ऊपर। करेक्ट। व्हेनेवर यू आर सर्चिंग की, जैसे मेरे को एक जो सीटेट का एक एग्जाम है, ठीक है, सीटेट का एग्जाम होता है टीचर्स का, तो मैंने लिखा सीटेट एग्जाम डेट 2024, तो उसमें एक फीचर्ड स्निपेट आ जाता है सामने, जिसमें से कोई भी एक वेबसाइट होती है, और उस वेबसाइट का जो डेटा है वो गूगल अपने एंड पे शो करता है सामने दिखाने के लिए। तो गूगल वेबसाइट में एंटर करने से लोगों को रोकता है और डायरेक्टली सामने ही दिखा देता है इन्फॉर्मेशन। नॉट एक्जैक्टली रोकता है, क्योंकि गूगल नहीं रोकेगा। समझ गया। अगर आप लिखो 2+2 तो एक 4 पहले ही आंसर आ जाता है, पहले ही आ जाता है। जो फर्स्ट रिजल्ट होता है वो थोड़ा अलग से बड़ा फॉन्ट बन के आता है। राइट। तो अभी ये चीज़ें कम हैं, अभी ये चीज़ें बहुत लिमिट हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। मतलब आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर सीटेट का टॉपर आपको बनाना है ना, इफ़ आई वांट टू नेम विनम्र कसाना एज अ टॉपर ऑफ द सीटेट, तो मेरे को बस अपनी वेबसाइट पे एक आर्टिकल डालना है कि सीटेट टॉपर इज विनम्र कसाना, और आपके बारे में एक छोटी सी स्टोरी डालनी है।
हाँ, और कोई भी अगर आपकी वेबसाइट अगर अच्छे से रैंक कर रही है, दैट इज़ व्हाट द एसईओ इज़। अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक कर रही है तो कोई भी अगर गूगल में जाके सीटेड टॉपर लिखेगा तो वहाँ पे विनम्र कसाना नाम की पहली लिंक आ जाएगी, आपका नाम, आपकी फोटो उसके अंदर इजीली आ जाएगी। मेरे साथ ये स्कैम हुआ था 2000, इतनी ज़्यादा मैनिपुलेट हो सकती थी। 2018 में मेरे साथ ये स्कैम हुआ था कि मैंने पेपैल को फ़ोन करना था किसी चीज़ के लिए। पेपैल का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है ना, वो किसी बांग्लादेशी स्कैमर्स ने ऊपर कर दिया, डिफरेंट कॉन्टैक्ट। मैंने फ़ोन करा और मतलब बहुत शेडी बिजनेस, बड़ी मुश्किल से निकला था मैं उसके थ्रू। तो एसईओ में ये चीज़ें मैनिपुलेट करना बहुत आसान था उस समय। अभी तो फिर भी काफ़ी फैक्ट चेकिंग वगैरह और ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं। अब ये सिनेरियो कि अगर 10 वेबसाइट्स ने एक डेटा डाल रखा है, एक वेबसाइट ने गलत डाल रखा है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स जो होती हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया है। सर्वज्ञान.com हो गई, कॉलेजदुनिया.com हो गई, इनको ज़्यादा प्रेफर किया था। एडटेक इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय पे हम लोगों ने उसके साथ उसमें गेम खेलना शुरू किया। साइड बाय साइड एजुकेशन का ये सिनेरियो था कि पेरेंट्स के बोलने पे मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। लेकिन वो मतलब मेरे लिए इतना वियर्ड था वहाँ पे जाना, क्योंकि आई विल नॉट नेम द कॉलेज ऑब्वियसली, लेकिन जयपुर में एक कॉलेज है जिसके अंदर मैंने एडमिशन लिया था। और ऑब्वियसली उस कॉलेज में कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह था नहीं, लेकिन जिस प्रकार के माहौल से मैं आया था कोटा में, क्योंकि कोटा में आपकी औकात पता चलती है, आपके जो सीरीज टेस्ट होते हैं ना बीच बीच में, उसमें जो आपके मार्क्स आते हैं ना, उसमें आपकी औकात पता चलती है कि आपकी रैंकिंग 74 है। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैं जब उसमें बीएससी कॉलेज के अंदर गया तो पीपल वर लाइक कि मतलब कोई भी दे आर कमिंग टू द कॉलेज और चप्पलों में उठ के आ गए, कैसे भी उठ के आ गए। तो वो चीज़ हाँ ठीक है, दैट वर्क्स। वो अलग अलग चीज़ें हैं, लाइक अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सिनेरियो रहते हैं। लेकिन जैसे बाउंसर्स हैं या फिर और लोग हैं तो वहाँ पे गुरुजी प्रणाम, पैर छू के काम चला रहे हैं अपने, मतलब एक वो होता है ना कनेक्शंस के दम पे और जान पहचान के दम पे ये मतलब सारी चीज़ें अपने क्लियर करना, ग्रेजुएशन अपने एंड पे क्लियर करना, वो वाला सिनेरियो मेरे को ज़्यादा दिखा। तो वहाँ से मेरा मन एकदम ही हट गया। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन के बिना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते इंडिया में, ये सिनेरियो है। वो अपनी जगह पे सही है, उनकी जितनी समझ है उस हिसाब से ऑब्वियसली। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ ज़्यादा हो गया। ठीक है, मैं कॉलेज में जाता था, ठीक है, लेकिन अपना लैपटॉप लेके जाता था, कैंटीन में बैठ के अपनी ब्लॉगिंग करता रहता था, अपनी वेबसाइट्स का एसईओ करता रहता था। तो उस तरफ मेरा पूरा इंक्लिनेशन था। और एक थॉट था मेरे दिमाग में जो कि मुझे आज रियलाइज़ होता है कि वो थॉट एकदम गलत था, दैट आई वुड लाइक टू रिवील कि मतलब उस समय जब एकदम स्टार्ट किया था, मतलब उस समय ब्लैक हैट एसईओ इतना ज़्यादा चलता था कि 80,000 रुपये 1 लाख रुपये बनाना एक महीने के वॉज टू क्विक। आप चुटकियों में बना सकते हो, आपने 4 वेबसाइट भी बना ली, तो 4 वेबसाइट बना ली, आपके 80,000 1 लाख रुपये इजीली आ सकते हैं। कोई बड़ी कौन पैसे देता है? एडसेंस। अच्छा, हाँ, गूगल एडसेंस। व्हाट हैपेंस इज आप वेबसाइट क्रिएट कर लेते हो, जो ऑडियंस है वो यूट्यूब गूगल के ऊपर सर्च करती है। फॉर एग्जांपल मेरे को अगर सर्च बहुत आते हैं, मिलियंस ऑफ सर्चेज आते हैं, जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसको आप अगर उसके लाइक कीवर्ड प्लानर में उसके सर्चेज देखोगे, 10 लाख ऐसे 12 लाख सर्चेज ऐसे पर मंथ हैं उसके, 15 लाख सर्चेज। तो लोग बहुत आते हैं, ऑडियंस बहुत आता है, गूगल के पास में इमेंस ट्रैफिक है। वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक कर गई ना, तो अभी मतलब मेरे फ्रेंड हैं जो 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया महीना सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट के दम पे छाप रहे हैं। इतनी पावर एक गूगल से आए हुए ट्रैफिक के पास है। और उस वेबसाइट पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है? उस पे है, उस पे है। जब बंदा इतना पैसा बनाता है तो मतलब अच्छे से अपनी टीम को मैनेज भी करता है, ये भी इंश्योर करता है कि सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हायरार्कीज होती हैं। तो गूगल एडसेंस पे करता है? हाँ, इफ यू आर अ टॉप रैंक वेबसाइट, गूगल पेज यू। अच्छा, गूगल एडसेंस का अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि एक बेसिक मतलब जो इसका यूट्यूब एडसेंस का आइडिया है वही सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ है। मतलब होता क्या है कि आपकी वेबसाइट अगर एलिजिबल होती है, कुछ 4-5 आपने पेजेस बना लिए, आपके पास इनफ ट्रैफिक आ रहा है, आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। गूगल एडसेंस के लिए जैसे ही आप अप्लाई करते हो, सामने से अगर अप्रूवल आ गया तो उसके बाद में आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स का प्लेसमेंट कर सकते हो। मतलब आपके वेबसाइट पर कंटेंट है, कंटेंट के बीच बीच में एड शो होते हैं, तो वहाँ पे जब क्लिक्स आते हैं, क्योंकि गूगल पे किसी ने सर्च किया सीटेट एग्जाम डेट, वो आपकी वेबसाइट पे आ गया, अगर वेबसाइट आपकी ऊपर थी तो वो फिर आपके पेज पे आ गया, पेज पे आने के बाद वो उस पर क्लिक्स करेगा एड्स के ऊपर, आपको पैसा मिलेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो लेकिन मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आता है, बहुत ट्रैफिक आता है, मतलब बहुत पैसा है इसके अंदर। तो उस टाइम जो मेरी सोच थी वो बेसिकली ये थी कि लाइक जब ऑलरेडी मैं 80,000 रुपये 1 लाख रुपये कमा रहा हूँ, तो ये जो टीचर मेरे को 25-30 हज़ार रुपये में ये जो पढ़ा रहा है, क्या ये मेरे को सच में उस लेवल का पढ़ा पाएगा कि जो गोल्स मैं अचीव करना चाहता हूँ ज़िंदगी में बड़े लेवल पर? क्योंकि उस समय ऐसा माइंडसेट हो गया था कि आपको सच में वो ऐसा मतलब छोटा मोटा काम नहीं करना है। मतलब मेरे से जैसे नौकरी नहीं होगी, ये मेरा मतलब बहुत ही बेसिक नेचर है, पता नहीं क्यों।
मेरे को अगर कोई बोल देना कि तेरे को ये नौकरी करनी है, भाई मेरे से नहीं होगी, पता नहीं मेरा नेचर ही यही है। तो और वो चीज़ मेरे अंदर नेचुरली है, मैं पहले दिन से बोलता हूँ। इनफैक्ट मेरी ईमेल आईडी है जो कि आप भी कर देना, आपको बता रहा हूँ पर्सनली। नहीं मत बताओ, फिर मत बताओ क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ पे लिख के दे दो, मैं पढ़ लूँगा उसको। ठीक है, हाँ ये बेटर है। so this is my email ID, this is my personal email ID। और ये मतलब मैंने उसी समय बना ली थी जिस समय मैं जयपुर में एंटर हुआ था। हाँ। तो मतलब वो मतलब एक माइंडसेट वैसा हो जाता है ना इंसान का, फिर इंसान को और कुछ सोचता नहीं है। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट होते हैं कि इंसान के। तो मेरा ऐसा था, फिर मैंने मैं इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन हो गया, पेरेंट्स एक तरीके से अपोज करने लग गए। मेरा जो दोस्त का ऑफिस था ना, वो वैशाली में नर्सरी सर्किल है एक जगह, तो जयपुर में वैशाली नाम की जगह, वहाँ पे नर्सरी सर्किल है, वहाँ पे उसका ऑफिस था। मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा घर से, मैं उस ऑफिस में आ गया। आपने घर छोड़ दिया? घर छोड़ दिया मैंने, डे नाइट। ये लिटरल बात है, ये लिटरल बात है। और आपके जो 2 भाई हैं वो घर पे रहते थे। हाँ। वो घर पे रहते थे, वो पेरेंट्स को समझाते थे, उनका ये काम है, वो ऐसे कंट्रीब्यूशन करते थे। लेकिन मतलब उस समय पे सिनेरियो ऐसा था, घर छोड़ दिया इन द सेंस कि घर छोड़ के मैं कहीं दूर नहीं चले गया, सेम शहर में। हाँ, मतलब मानसरोवर में, एक जयपुर में मानसरोवर नाम की जगह है, वहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वैशाली है। वैशाली में नर्सरी सर्किल का जो एरिया है, तो अब 12 किलोमीटर का एरिया था। तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपोज करने लग गए थे उस समय पे। मेरे से हो ही नहीं रहा था वो काम जो पढ़ाई वाला होता है ना, और मेरे को बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख रहा था। लेकिन एक चीज़ तो ये भी क्लियरली दिख रही थी ना कि पेरेंट्स अपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स गलत नहीं है, उनको वो चीज़ दिख नहीं रही है जो मेरे को दिख रही है। उनको उस फील्ड के बारे में पता ही नहीं है, बिल्कुल वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। हाँ, मतलब तो क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है लोगों के अंदर कि अगर पेरेंट्स सपोज कर रहे हैं तो ये हो जाता है, पेरेंट्स सपोज कर रहे हैं। पेरेंट्स सपोज कर रहे हैं तो उनको समझाओ, उनको बताओ कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है। मैंने समझाया था, लेकिन उनको ये लगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, ही मस्ट डू ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए। मैं वहाँ पे आ गया वैशाली में, अपने बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ पे रहा। लेकिन माँ तो माँ होती है, 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली फ़ोन आ गया, 5वें दिन इनफैक्ट ऑटोमेटिकली फ़ोन आ गया कि एक ही शहर में रह रहे हो, ये तुम्हारी तमीज़ है। मैं मतलब मम्मी, जो हमारा घर है दूसरा, दैट इज़ इन मथुरा, तो वहाँ से वो मतलब शी केम फ्रॉम हेयर, वो ननिहाल है हमारा, तो शी केम फ्रॉम देयर कि टू हेयर, यहाँ पे मानसरोवर में, कि साथ में रहेंगे बच्चों के, तो बच्चों को प्रॉपर्ली गाइड भी करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। कोई भी ऐसा चाहता नहीं है ना पेरेंट्स, जब तक मजबूरी नहीं होती कि वो अपने बच्चों से दूर रहे, वो समझो। तो फिर मम्मी ने समझाया ऐसे ऐसे। फिर उस टाइम पे मेरे को अच्छा मौका मिला जहाँ पे मैं अपनी मम्मी को समझा सकता था कि इसका इतना इतना फ्यूचर है, ठीक है। बिकॉज फॉर हर मनी वॉज नॉट द ओनली थिंग। उनको पता था उस समय कि मैं इतने इतने रुपए कमा रहा हूँ, ये चीज़ उनको पता थी, दिस वॉज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन कहीं मन नहीं मानता है ना, उनको ऐसा लगता है कि यार ये लड़का बिना कोचिंग के सैनिक स्कूल में भी सेलेक्ट हो गया, कोटा में भी अच्छा कर रहा था, क्या पता ये कुछ ज़्यादा कमा सकता है, क्या पता इधर पे 80,000 रुपये अटक के रह जाए। ऐसा ना हो कि जो जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो उसमें हो। हाँ, क्योंकि होता ये है फैमिलीज़ के भी बिजनेस माइंडसेट होते हैं। मेरी फैमिली में नहीं था बिजनेस माइंडसेट, क्योंकि पापा आर्मी से थे, मम्मी हाउसवाइफ हैं। तो हमारी फैमिली में ये बिजनेस माइंडसेट नहीं है कि आप बिज़नेस करो, ये सारी चीज़ें करो। वो अभी मेरी जनरेशन फर्स्ट जनरेशन है जो हम लोग बिज़नेस में आ रहे हैं, अदरवाइज जितने भी हैं सरकारी नौकरी वाले हैं सारे। ऐसा वो तो देख लिया मैंने ईमेल एड्रेस से। तो फिर ये सिनेरियो था। उसके बाद में मैं अपना मतलब मम्मी को समझाया। उसके बाद में मैं डेली वहाँ जहाँ पे मेरा घर था वहाँ से अपने ऑफिस अप डाउन करता था। पूरी वो स्ट्रगल बनी रही, सारी चीज़ें बनी रही। लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरे सामने एक आर्टिकल आता है जिसमें लिखा हुआ था, और वो आर्टिकल ऐसे वैसे नहीं था, मतलब काफ़ी जैसे एक semrush.com नाम की, semrush सुना है मैंने, ऑफ कोर्स। हाँ, तो उनकी वो काफ़ी स्टडीज़ पब्लिश करते हैं, semrush है ना। तो उनका एक आर्टिकल था, इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल दे मेंशन कि 70% content consumption by 2023 will be video based and not text based. That blew my mind. तब मुझे ऐसा लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ब्लॉगिंग और एसईओ में हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट है, माइन्यूट डिफरेंस है। ब्लॉगिंग लोग जनरली अपने इंटरेस्ट के लिए भी करते हैं। एसईओ इज समथिंग जो लोग मतलब उसको सिर्फ वेबसाइट उनको रैंक करानी है, वो कोई बिजनेस वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट है, और उनको पैसा कमाना है। दोनों चीज़ों में माइन्यूट सा डिफरेंस माना जाता है। तो वो जो टेक्स्ट बेस्ड कॉन्टेंट जो मैं कर रहा था वो लाइक उसका फ्यूचर है नहीं उतना,
जितना मैं काइंड ऑफ सोच के बैठा था कि ऐसा मतलब करोड़ों में जाना और वो सारी चीज़ें करना और वो सारी चीज़ें खेलना, वो सारे गेम्स उस टाइम पॉसिबल नहीं थे एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसके अलावा ब्लैक हैट एसईओ की ट्रिक्स जैसी लोगों को पता चली तो वो क्या करते, वेबसाइट उठाए, जैसे मैं आपको बता रहा था, डोमेन लिया, होस्टिंग ली, उस पर 10 आर्टिकल्स डलवा दिए और उनकी बैकलिंक्स बनवा ली। बैकलिंक्स बनवाने का मतलब होता है कुछ हाई DAPA वाली वेबसाइट होती हैं, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी होती है, एक टर्म होता है जिससे रैंकिंग डिसाइड होती है। हाँ, मतलब तो वो ऐसी वेबसाइट्स ली और वहाँ पे उनमें मतलब एक तरीके से रैंकिंग बनाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें करके वहाँ से उनकी मतलब बैकलिंक्स बनवा ली। और बैकलिंक्स ऐसे बैकलिंक्स बनाते हैं लोग, इनका मतलब देयर इज अ बिजनेस, इन केस यू डोंट नो, तो इसका बिजनेस है। मतलब एक बंदा आपको बोलेगा कि मैं $10 में 300 बैकलिंक दूंगा, इतनी डू फॉलो बैकलिंक दूंगा, इतनी नो फॉलो बैकलिंक दूंगा। डू फॉलो का मतलब होता है कि जिस बड़ी वेबसाइट से आप लिंक ले रहे हो उसकी अथॉरिटी आपकी वेबसाइट में ट्रैवल करेगी। नो फॉलो इज़ जस्ट फॉर वट एवर पर्पज इट इज़, लेकिन एक डू फॉलो और नो फॉलो का जो प्रॉपर मेंटेन रेशियो होता है वो एक तरीके से ये शो करता है कि आपकी जो बैकलिंक्स आपने बनाई हैं वो पैसे दे के नहीं बनवाई हैं, वो नेचुरल है। जैसे ही गूगल को किसी भी वेबसाइट के बारे में ये पता चला कि इसने बैकलिंक्स पैसे देके बनवाई हैं, यानी किसी का ब्लैक हैट एसईओ पकड़ा गया, उसकी वेबसाइट गई, डायरेक्ट इंडेक्स भी हो जाती है, एडसेंस अकाउंट भी चला गया। हाँ, नहीं, एडसेंस अकाउंट में सर्वाइव, उसके बारे में मतलब वो चीज 50-50 बट हाँ, तो लेकिन ऐसा मतलब जो उसने लेकिन पैसे कमाए थे ना, हाँ, वो गए खत्म। उस सिनेरियो में, उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। अभी शायद रूल चेंज हो गया है कि जो आपने पैसे कमाए होते हैं वो आपके पास रह जाते हैं, शायद ऐसा होता है। लेकिन उस टाइम पे ये सिनेरियो था कि अगर मान लो आपने 1 करोड़ रुपए कमाए पूरे 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब एडसेंस की इनकम का एक बेसिक सा एडसेंस जो इनकम भेजता है उसका एक बेसिक सा रूल है कि आप जो जनवरी में आप जितना भी पैसा कमाओगे वो फरवरी में आपके पास आएगा, फरवरी में 21 तारीख को आपके पास में पैसा आएगा। ये बेसिक सा रूल है एडसेंस का। तो जनवरी में अगर किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए कमाए उस ब्लैक हैट एसईओ वाली वेबसाइट से, ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद में अगर उसका एडसेंस बैन हो गया तो वो पैसा गया। वेबसाइट बैन होगी तो पैसा नहीं जाएगा। पैसा जाने के लिए एडसेंस बैन होना ज़रूरी है। आपने देखा कि वीडियो कंटेंट आने वाला है, 2023 में ही बैठे हम, फिर आपने क्या डिसाइड करा उस टाइम पे? उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया कि आई शुड एंटर इनटू दिस पार्ट। तो वहाँ पे मैंने एक फिर यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम था एग्जाम्स इंक्वायरी। एग्जाम्स इंक्वायरी नाम का चैनल, क्योंकि मैं लाइक एजुकेशनल फॉर्मेट में ही था सारा का सारा, वहीं से ही सारी चीज़ निकल के आ रही थी, तो दिमाग और ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा सोच ही नहीं पा रहा था। उस टाइम पे पॉडकास्ट वगैरह भी इतने ज़्यादा चलन में नहीं थे, तो लोग अब जैसे पॉडकास्ट की बहुत ज़्यादा चलन में है। मतलब ये चीज़ एक पॉडकास्ट से रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं बोलूँ आपको। बिल्कुल बताओ। पॉडकास्ट इज़ अ प्योर गोल्ड। मतलब मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि एक थोड़ी सी लाइक ऑफ टॉपिक बात है, इट इज़ अ बिट एडिशनल, सारी बातें ऑन टॉपिक है, डोंट वरी। हाँ, बताओ। तो लेकिन एक ये चीज़, मतलब ये एक जनरेशन, आज की जो जनरेशन है उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए। लोग पॉडकास्ट को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, एंड पॉडकास्ट इज़ अ प्योर गोल्ड। व्हाई इज दैट? मतलब अभी निखिल कामत इज डूइंग WTF, करेक्ट, हैज ब्लोन अप इन लेस देन 3-4 months। डेफिनेटली, ठीक है। या अभी जो रिसेंट पॉडकास्ट निखिल सर का आया है, या फिर जो अभी लास्ट में जो इतने भी पॉडकास्ट, हाँ, जिसने उसने कराया तन्मय, रणवीर, नास और कौन, मोस्टली सेन के साथ कराया। हाँ। तो मतलब पॉडकास्ट को लोग ऐसे देखते हैं कि ये जस्ट एक वीडियो है जो उन लोगों को देखनी है कि नहीं देखनी है, दे आर वेरी ऑप्शनल अबाउट इट। मैं कभी भी, जैसे अगर मेरे सामने मेरे फील्ड से रिलेटेड या फिर ऐसे पॉडकास्ट जब मेरे सामने आते हैं, मैं कभी नहीं छोड़ता, कभी। मतलब आई एम अ वेरी एविड व्यूअर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि मेरे को पॉडकास्ट तो देखना ही है, मैं हद देखता हूँ मतलब पॉडकास्ट। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। 5 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे लास्ट पॉडकास्ट की बात कर लेते हैं निखिल सर के, 5 बंदे बैठे हुए हैं, दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस, है ना। और ये तो चलो क्योंकि मैं बिजनेस फील्ड से रिलेटेड हूँ तो मैं उससे भी एक पहले वाले की बात करता हूँ जिसमें देयर वाज निखिल, राज शमानी, है ना, किशोर बयानी और एक और इंसान था। हाँ, वो मिंत्रा वाले सर जो है, रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। तो मतलब जब वो 4 लोग बात कर रहे हैं लगातार 3-4 घंटे के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट नॉट सेम कि उन चारों के साथ में आप भी बैठे हुए हो? मतलब अगर आपके पास में एक इन्विटेशन आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि ये 5 बंदे पॉडकास्ट में आ रहे हैं, आपको भी आना है, तो विल यू डिनाई इट? नो, नेवर। यही लोगों की दिक्कत है। जब वो वीडियो के फॉर्म में लोगों के सामने जा रहा है ना, लोग सोच रहे हैं बहुत हल्के में ले रहे हैं उसको, दिस इज वेरी ऑप्शनल। इट्स अ फ्लाई ऑन द वॉल एक्सपीरियंस। मुझे याद है एक बार हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट करा था ना, हमारे पास पता कैमरा एंगल कौन सा था, बिकॉज हम उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हम 75,000 रुपये का कैम कॉर्डर आता था, तो हमने एक ही ले रखा था। राइट। तो हम क्या करते थे कि गेस्ट बैठे हैं, तो हमने कैम कॉर्डर को टेबल के इस तरफ लगा रखा था।
बेसिकली उसका मतलब ये है, मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारा टेढ़ा चेहरा दिख रहा है, और यहाँ जो इंसान बैठा है वो बेसिकली टेबल के इस तरफ बैठा है। Okay. तो जो अगर यहाँ तीसरा बंदा बैठा, जो उसका व्यू होगा ना, वही व्यू था। हमने वो हटाया तो लोगों ने क्रिटिसाइज करा बहुत ज़्यादा कि हमें ऐसा लगता था कि हम टेबल के उस एंड पे बैठे हैं। डेफिनेटली। तो इट्स अ फ्लाई ऑन द वॉल कॉन्सेप्ट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है और आप वहाँ पे बस यूर इन द रूम लिसनिंग टू इट। राइट। तो मतलब अगर जैसे कोई भी पॉडकास्ट अगर कोई इंसान देख रहा है ना, तो अब जैसे हर पॉडकास्ट को मैं उस नज़रिए से देखता हूँ। मेरा नज़रिया वो है कि उस पूरे पॉडकास्ट के अंदर 5th गेस्ट मैं हूँ, और अगर मेरे पास में इन्विटेशन आता है वहाँ जाने का, विल आई एवर डिनाई? नो, ऑब्वियसली। कौन मना करेगा? अब जैसे ये वाला पॉडकास्ट है, अब इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो अब कोई तीसरा बंदा जिसको अपन इन्विटेशन देते हैं, तो क्या वो बंदा मना करेगा यहाँ पे बैठने के लिए कि उसको भी बैठ के यहाँ पे सुनना है सारी चीजें? He is involved into it. Maybe we should do like, you know, people can come in and like watch the podcast happening in real time, something like that. This is a very unique idea. लोग करते हैं, लोग टाउन हॉल करते हैं, लोग टाउन हॉल करते हैं ना, यूजुअली टाउन हॉल करा या फिर वो फुल पैनल कर लेते हैं। नथिंग लाइक एन इंटीमेट रूम। एक इंटीमेट रूम वर्सेस एक हम बैठ के ऑडिटोरियम में करेंगे तो फर्क है। फिर तो वो तो इट्स लाइक आप पैनल ही कर रहे हो, बट इफ यू कैन मिमिक मतलब इंटीमेट रूम, बट 3-4 सीट्स ही हैं, ओके, एंड यू कैन सिट। एनीवे तो आप पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम इस मुद्दे पे नहीं आए कि आपने फिर डिसाइड कैसे करा कि मैं जंप करूँ इसमें। ओके, तो नाउ डायरेक्टली गोइंग टू दैट पार्ट। मैं इस वाले चीज़ में रहा, फिर उसके बाद में वीडियो वगैरह के मैंने पढ़ा, उसके बाद में मैंने अपने एंड से वाइट बोर्ड एनिमेशंस वीडियोस होती हैं, अगर आपने देखी हो, जिसमें हाथ चलता रहता है एनिमेशन, एक्सप्लेनेटरी वीडियो, उसके एड्स देखे मैंने उन सॉफ्टवेयर्स के। तो उन वो वीडियोस हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी, एंड दैट वाज अ टोटल फ्लॉप। मतलब ये जो चैनल है ना, एग्जाम, आपको कोडिंग आती थी? नहीं, मेरे को कोडिंग का कुछ नहीं आता था। नहीं, कुछ नहीं आता था। मतलब वो सॉफ्टवेयर तो ऐसा है ना, उसमें आपको बस एज अ विजुअल सेलेक्ट करने हैं, उठा के पिक एंड ड्रॉप करना है, वो वाला सिनेरियो है, ऑडियो पुट करनी है एंड द एनिमेशन विल बी क्रिएटेड। तो उस समय पे मेरे को कुछ नहीं आता था, आई डिडंट नो अ थिंग अबाउट द एनिमेशन। और उस पर लेकिन सिनेरियो ये था उस समय पे कि हमने वो चीज़ की, तो ये जो चैनल है ना, मेरा जो चैनल है, उसके अगर आप अबाउट सेक्शन में जाके उसकी डेट ऑफ क्रिएशन वगैरह जो दिखती है, वो अगर आप देखोगे तो इट विल शो 2017 दिखाएगा। वो 30 दिसंबर 2019 नहीं दिखाएगा, जिस दिन मैंने पहली वीडियो डाली थी। तो वो 2 साल थे स्ट्रगल के, जो किसी को नहीं दिखते ऐसे। तो मतलब वहाँ पे फिर मैंने वो वाइट बोर्ड वीडियोस बनाई काफ़ी सारी, थोड़ी बहुत चली, थोड़ी बहुत पिक में आई, सारी एजुकेशनल वीडियोस होती थी, यानी जिसके बारे में लोग आर्टिकल्स डालते थे, जिसके बारे में हम पहले आर्टिकल डालते थे आज से 2 महीने पहले, उनको हमने वीडियोस में बना के डालना शुरू कर दिया। जैसे RSCIT एक बहुत फेमस एग्जाम होता है कंप्यूटर का राजस्थान के अंदर, तो उसके आंसर की, कोई भी एग्जाम हुआ उसकी आंसर की, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसकी डेट कब की है, ये वो है, ये सारी चीज़ें बना के डालनी शुरू कर दी। लेकिन YouTube एडसेंस के बेसिस पे इतना पे तो करता नहीं है कि आप वहाँ पे सस्टेन कर सको, तो दैट वाज अ टोटल फ्लॉप। वो चीज़ नहीं चली। तब तक आप अपने आप को SEO वाले काम से फंड कर रहे थे? हाँ, इस एंड तक मैंने अपने आप को SEO वाले काम से फंड किया है, एकदम एंड तक, जब तक मैं इस पर टोटली स्विच नहीं किया। मतलब इसकी स्टोरी तो मतलब बीच में तो ग्राफ मतलब ऐसा था कि अगर मैं इंडिपेंडेंट फाइनेंसेस अगर मैं कैलकुलेट करूँ, डिपेंडेंट फाइनेंसेस इस चैनल के और मेरे सारे काम के कैलकुलेट करूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब डाउन चले गया था बीच में मामला, आई टेल यू। तो फिर उसके बाद में, लेकिन उसी टाइम पे द इन्फोग्राफिक शो इज अ चैनल, इन केस यू हैव हर्ड इट। नहीं, आई हैव नॉट। द कर्स गज़ेट के बारे में भी नहीं सुना है आपने? मैं इस इंडस्ट्री के पहले इंसान आपसे ही मिल रहा हूँ। तो दीज टू आर द चैनल्स जो उस टाइम पे मैं देखा करता था, और इनके एनिमेशंस होते थे जो कि 2D एनिमेशंस है, जो कि आफ्टर इफेक्ट से बनते हैं। तो ये सारे एनिमेशंस होते थे, ये लोग उस एनिमेशंस को बनाते थे। वो देख के बहुत मतलब ऐसा लगता था कि यार दिस इज समथिंग विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। ऐसा होता है ना कि आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में देखते हो तो आपको एक अट्रैक्शन आ जाता है। किसी इंसान को अगर ज़िंदगी में बॉडी बिल्डर कोई बनता है, तो उसको वो बॉडी देख के ऐसा लगा था कभी ना कभी कि यार ये चीज़ अगर मैं करूँगा तो मतलब इसमें मेरे को एक अलग ही फील आ रहा है। Right. तो वो एनिमेशंस स्टार्टिंग से ही जब से मैंने देखे हैं, मेरे को हमेशा से ऐसा लगा है कि ये अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। ये मेरी स्टार्टिंग से ही फील है, चाहे वो मैंने IGI खेला हो, चाहे वो मैंने GTA Vice City खेला हो। मतलब ऐसा था कि 7वीं में फेल होने की नौबत आ जाती थी, लेकिन 12-14 घंटे IGI, GTA Vice City, फ्रीडम फाइटर्स, ये गेम नहीं छूटते थे हमसे। मतलब 10 घंटे 12 घंटे लगातार बैठ के खेल रहे हैं, लेवल्स पार कर रहे हैं, काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, कंडीशनों खेल रहे हैं, उसमें ऐसा बुरी तरह घुस जाते थे जिसकी कोई हद नहीं। तो मतलब मेरा ऐसा सिनेरियो है कि कंप्यूटर गेम्स के मामले में मैंने इतना टाइम दिया है कि वो मेरी लाइफ बन चुकी थी, एक लाइफ का पार्ट कर सकता हूँ आपसे। मैंने भी 16 घंटे खेले, चश्मे इसलिए लगे हैं, मम्मी ने मेरे कई बार PS2 तोड़ा, फिर भी दोबारा ले लेता था मैंने यहाँ। ओके, हाँ। तो ऐसा सिनेरियो हो गया था। तो वहाँ पे वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी यार, कि ये एनिमेशन वाली जो चीज़ है ना, ये दिस इज समथिंग जिसमें आप कुछ भी दिखा सकते हो। फिर मैंने आफ्टर इफेक्ट सीखा, फिर मैंने 2D एनिमेशंस करना क्रिएट किए, वो सब किए, लेकिन वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थी वो 2D एनिमेशंस वगैरह क्रिएट करना उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो उसके बाद में मैंने वो वीडियोज़ भी क्रिएट करके डाली,
लेकिन यूट्यूब पे वीडियोस डालने का फंडा कुछ और होता है ना. इफ़ यू आर क्रिएटिंग द बेस्ट एनिमेशंस इन द वर्ल्ड, दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि आपके 10 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़ जाएंगे. ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है. तो वहाँ पे वो कंप्लीट डिमोटिवेशन हो गया, एक गैप आ गया. मैं वापस से एसईओ के ऊपर स्विच कर गया. वहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल चलने लगी. लेकिन वो आर्टिकल कहीं ना कहीं दूसरे मतलब अलग अलग फॉर्म्स में मेरे सामने आते रहे कि वीडियो कंटेंट विल बी बैंगर. आज से इतने साल बाद में लोग वीडियो कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा. तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ थी जो मैंने शुरू की थी, बीच में अधूरी छोड़ दी थी क्योंकि मैं एक फेलियर था. और उसके बाद में फिर मैं वापस एसईओ करने लग गया था. वो मेरे दिमाग में था कि अब मेरे को वापस इसमें जाना है. उसके बाद में ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में ये आइडिया आता है कि जैसे गेम्स वगैरह खेलते वक्त ही ऑब्वियसली, और आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि मैं उस समय कौन सा गेम खेल रहा था, लेकिन एक स्टेज ऐसी थी जहाँ पे एक पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट की गई थी. ठीक है. तो जब उसको खेलते वक्त एक ऐसा फील आया मेरे को कि क्या हो कि अगर यही चीज़ 3D एनिमेशन के माध्यम से मैं दिखाऊं. उसके बाद में फिर मैंने सर्च करने से शुरू किया सिमुलेटर्स के बारे में. सिमुलेटर्स के बारे में नहीं पता आपको? सिमुलेटर्स, हाँ. तो उसके अंदर एनिमेशंस बन सकते हैं. उसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो की जा सकती है. और काफ़ी लोग जो हैं सिमुलेटर्स का यूज़ करते हैं. फ्लाइट सिमुलेटर्स हो गए, ट्रेन सिमुलेटर्स हो गए, इनके थ्रू वीडियोज़ बनाते हैं एनिमेशंस की. लेकिन अगेन इसमें फुल फ्रीडम नहीं थी. तो वो चीज़ मेरे लिए दोबारा एक लिमिटेशन बन रही थी. व्हाट इफ़ कि मैं कोई और वीडियो बनाना चाहता हूँ. उसके बाद एक जर्नी शुरू होती है जहाँ पे आई स्टार्टेड लर्निंग एनिमेशन, 3D एनिमेशन. मतलब साइड बाय साइड मेरी कुछ एसईओ की वेबसाइट्स हैं जो मेरे को कुछ पैसा कमा के दे रही हैं, जहाँ से मेरा सारा खर्चा निकल रहा है. और साइड बाय साइड मैंने जो है एनिमेशन का काम शुरू कर दिया. एनिमेशन सीखा खुद से, कुछ कोर्सेज बाय किए, जितने फंड्स होते थे, जितना पैसा आता था उससे एक पीसी मंगाया 80,000 रुपये का. और वहाँ से सारे एनिमेशंस वगैरह करने शुरू किए. एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जब मैं एक अपने आप पे मतलब इतना कॉन्फिडेंट हो चुका था कि हाँ अब मैं बेसिक एनिमेशंस तो कर ही सकता हूँ. और कभी भी हमेशा इंसान को जब भी वो कोई भी चीज़ सीखता है ना, तो उसको हमेशा ये रहना चाहिए कि अब मेरे को अगर बेसिक आ चुका है ना, तो मैं उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दूं रियल लाइफ के अंदर. नॉट नेसेसरीली वो ये सोचे कि मैं इसको एक बार इसमें परफेक्ट बन जाऊं, उसके बाद मैं वो उसको इंप्लीमेंट करूं. क्योंकि अगर मैं परफेक्ट बनने का सोचता तो शायद इस चैनल का जन्म कभी नहीं होता. मतलब पहली वीडियो वायरल कब हुई आपकी? राम मंदिर वाली. मतलब 30 दिसंबर 2019 को सुबह 7:11 पर मैंने राम मंदिर वाली वीडियो डाली थी. सुबह? हाँ, 7:11 पर. रात भर काम करके वो सुबह पूरी रेडी हुई थी. ऐसा है. तो वो राम मंदिर वाली वीडियो मैंने डाली थी सुबह 7:11 पे. एंड वो वीडियो गई, मैंने घर वालों को दिखाई. घर वाले बोले यार बहुत अच्छी वीडियो है. मतलब उस वीडियो का जो मेरा बेसिक थिंकिंग थी नहीं, ये सारी चीज़ें जो जनरेट हुई, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा चैनल था नहीं उस समय पे जो ये चीज़ें कर रहा था. अभी काफ़ी चैनल्स इस चीज़ में घुस गए हैं. राम मंदिर बनने भी वाला, कुछ दिनों में इनॉग्रेशन होने वाली है. हाँ, उसकी हमारी वीडियो भी आने वाली है. क्या बात है. तो उस समय पे हमने एक वीडियो डाली थी. अब उस वीडियो के आप विजुअल्स देखोगे ना, बहुत ख़राब और बहुत बेकार विजुअल्स हैं. बहुत ही मतलब घटिया किस्म का 3D एनिमेशन है. लेकिन अगर किसी और वीडियो के साथ में आप कंपेयर करोगे तो बहुत तगड़ा है. मतलब 3D एनिमेशन की ब्यूटी ही ये है कि अगर आप उसमें वर्स्ट भी क्रिएट करते हो ना, बाकियों के कंपैरिजन में वो बेस्ट होता है. हाँ, क्योंकि उस वीडियो को बनाने में मेरे को करीबन 1.5 महीना लगा था. नॉन स्टॉप मतलब जैसे हर रात को 6-7 घंटे, 4-5 घंटे. 6-7 घंटे में कुछ नहीं होता. 6-7 घंटे जो लोग काम करते हैं, मतलब हर किसी की अलग अलग सोच है. 12-14 घंटे पर डे इज़ मैंडेटरी फॉर एनिमेशन. नॉट फॉर एनिमेशन. आपको कुछ भी अचीव करना है तो मेरा मानना ये है. हर किसी का मानना अलग अलग होता है. हाँ, तो मैं तो मतलब मेरा तो ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया था जहाँ पे मेरे से बैठा नहीं जाता था. स्लिप डिस्क हो गया था. स्लिप डिस्क काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई थी. मेरे से बैठा नहीं जाता था. एक पिंचिंग पेन होता था, ठीक है, मेरी लोअर बैक के अंदर. मैंने क्या किया, एक टेबल ली, उस टेबल के ऊपर मतलब एक छोटा सा तख्त टाइप जो होता है ना, बहुत ही छोटा टाइप का, उसके ऊपर मैंने अपनी टेबल रख ली. उसके ऊपर मैंने अपना कंप्यूटर रख लिया. तो आपने दिखाया नहीं स्लिप डिस्क साइट का नहीं हो आपको? नहीं, इट वाज नॉट नेसेसरीली दैट पार्ट. जहाँ पे मैंने एकदम ही सब कुछ छोड़ दिया था ना, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि वो चीज़ है. क्योंकि जो मेरे भैया हैं जिनसे अभी आप मिले, वो असल में ट्रेनर ही हैं. ही इज़ अ जिम ट्रेनर. तो उन्होंने वो चीज़ बताई मेरे को कि ये एक बेसिक पिंचिंग पेन है जो तेरे को हो रहा है. क्योंकि अगर स्लिप डिस्क होता है ना बंदे को, तो ऐसा मतलब एक तरीके से उस बंदे से फिर मतलब बैठा जाता ही नहीं है. मेरा ये था कि मैं 1 घंटे बैठ गया, 1.5 घंटे बैठ गया, मेरे से उससे ज़्यादा नहीं होता था. तो वो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे वो पिंचिंग पेन किसी दूसरे रीज़न की वजह से हो रहा था. और वो रीज़न ऑब्वियसली ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो गई हैं. बैठे. हाँ, तो फिर मैंने वो काम खड़े होकर करना शुरू कर दिया. वॉकिंग वगैरह करते थे, वो सारी चीज़ें करते थे. उसके बाद में वो चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी. वापस बैठने पर आए तो ऐसा था कि मतलब
सारी चीज़ों की धज्जियाँ लग गई थी इस पूरी जर्नी में। ये चीज़ वैसे उस डायरेक्शन में जा नहीं रही थी जिस डायरेक्शन में सोचा था। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक सिनेरियो ये था कि स्टार्टिंग के 11 महीने तक चैनल ने पर डे चैनल ने ₹2.5, ₹3, ₹5.5, ₹7.5 ऐसे कमाया था। सो दैट वाज अ सिनेरियो। स्टार्टिंग के 11 महीने में मैंने ये फेज़ देखा है। तो उस समय पे वो चीज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थी जब आप 1-1.5 महीना किसी एक वीडियो को बनाने में लगाते हो। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं? एज ऑफ नाउ एट दिस इंस्टेंट 9.97 मिलियन, 9.96, मतलब 99.5 लाख। मतलब 1 करोड़ में 50,000 कम। 1 करोड़ में 50,000 सब्सक्राइबर्स कम है आपके, और आपने अपने चैनल को 1 साल तक, जब वो दिन के 2-3 रुपए कमा रहा है तब तक भी चलाया है। हाँ, ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू इट। और आपके व्यूज क्या थे उस टाइम पे? उस टाइम पे 3,000, 4,000? नहीं, इन वीडियोस पे तो कोई व्यूज ही नहीं आते थे। 500 व्यूज, 400 व्यूज, मतलब उस टाइम तो चैनल मोनेटाइज्ड भी नहीं था। जैसे जब एकदम स्टार्टिंग हुई थी ना, जब मैंने वापस काम करना शुरू किया तो उस टाइम पे चैनल जस्ट मोनेटाइज हुआ ही था। मतलब पहले तो बीच में गैप आ गया ना, आई टोल्ड यू कि मैंने 2017 में काम किया, फिर गैप आ गया, तो उस समय पे चैनल उस लेवल पर पहुंचा था। फिर उसके बाद में शायद ऐसा होता है कि अगर आपके पिछले 365 डेज के अंदर अगर इतना क्राइटेरिया मैट नहीं हो रहा है, उतना जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 4000 आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स, तो आपका चैनल फिर से डिमोनेटाइज हो जाता है। तो मेरे को उसको रीमोनेटाइज करवाना पड़ा। तो जो पुरानी वाली वीडियोस थी ना, सिर्फ वो ही देती थी पैसा। जो 2017 में मैंने एजुकेशनल वीडियोस डाली थी, वो ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी। नई वीडियोस कोई भी नहीं देखता था, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं। ऐसा था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी 127 व्यूज़ आए थे उस पर, ऑल इन ऑल, जब तक उसका एक बहुत बड़ा केस नहीं बना था। आपके शॉर्ट्स पे आज 2.5 बिलियन व्यूज़ हैं। हाँ, मतलब ओवरऑल इट इज़ 2.7 बिलियन। हाँ, शॉर्ट्स पर 2.5 बिलियन व्यूज़ हैं। ऐसा मतलब चीज़ें ऐसा है कि पिछले 3 साल के अंदर तो ऐसी चेंज हो गई कि जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड थी। आपका लेसन क्या रहा? आपने देख लिया राम मंदिर चल रहा है, आप सेकंड वीडियो को वायरल कर रहे हैं, कैसे करोगे फिर? उसके बाद में इंस्टेंटली, मतलब कहने का मतलब है कि आप अगर संक्षिप्त में बता सकते हो, फॉर्मूला क्या क्रैक करा आपने ग्रोथ करने का? उस वाली वीडियो से जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सीखा वो ये सीखा कि सबसे पहली बात तो आप जिस भी चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हो ना, वो ट्रेंडिंग होनी चाहिए। मतलब पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आज मैं अगर उठा के कोई भी एक रैंडम वीडियो बना दूंगा, उस पर उतने व्यूज़ नहीं आएंगे। लेकिन जब ओडिशा ट्रिपल ट्रेन वाली एक्सीडेंट वाली मैंने वीडियो बनाई थी, जब ओडिशा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो वो एक्सीडेंट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट था, लेकिन वो मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म था उस समय पे जिसकी कोई हद नहीं। उसी समय पे एक, इसी वीडियो का मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। उसी समय पे एक, अगर 1981 में एक एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद है? ट्रेन एक्सीडेंट। नहीं, मतलब आपने कभी सुना नहीं उसके बारे में, है ना? तो 1981 में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 800 लोग मारे गए थे, और पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो शायद नदी में समा गई थी, ऐसा कुछ हुआ था। तो बहुत खतरनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट वो माना जाता है। तो अभी मेरे को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है, नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं या फिर जो भी स्टोरी हो सकती है, लेकिन वो जो पर्टिकुलर ट्रेन एक्सीडेंट था ना, अगर उसकी वीडियो मैं उस समय पर डाल दूँ वर्सेस उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो मैं आज डालूँ, तो कम से कम भी नहीं तो 4-5 गुना डिफरेंस आ जाता है व्यूज़ का। तो दिस वॉज माई लर्निंग फ्रॉम द राम मंदिर वीडियो, कि आप जिस भी मुद्दे के बारे में वीडियो डाल रहे हो, वो उस समय पे खतरनाक गर्म होना चाहिए वो मुद्दा, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड। आज अगर कोई मणिपुर इशू के बारे में अगर कोई वीडियो डालेगा ना, उसकी उतनी नहीं चलेगी जितनी वो उस टाइम चल रही थी, जिस टाइम पे वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे वो फीमेल्स के वीडियोज़ वायरल हुए थे विदाउट द क्लॉथ्स। तो उस समय पे वो पीक पे था। तो ये चीज़ होती है। मतलब मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ये थी कि यू विल हैव टू गो एंड लाइक रिसर्च अबाउट द पार्ट कि अभी इंडिया को क्या चाहिए। और स्मोकिंग वाली वीडियो का आपका आंसर ये है कि स्मोकिंग तो हमेशा ही रहता है। तो कुछ ऐसे एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, उनके बीच में ये सारी स्टोरी चल रही है। पर फिर आपको एल्गोरिथम्स ने रिवॉर्ड करना कैसे शुरू कर दिया कि आपके इतने सारे कंसिस्टेंटली व्यूज आ रहे थे? कुछ तो आपने चैनल को भी बंदे हायर करे हुए, कुछ चैनल को भी देखना शुरू करा होगा ना कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। या तो उसके बाद में मैंने ग्रेनेड वाली वीडियो डाली, ग्रेनेड वाली वीडियो ऑल्सो डिडंट वर्क, ठीक है। उसके बाद में मैंने काफ़ी सारी जैसे फास्टैग वाली वीडियो डाली, गन वाली वीडियो डाली, कोई भी वीडियो नहीं चल रही थी। कंसिस्टेंटली मैं वीडियो डालता गया करीबन 11 महीने तक, ठीक है। उसके बाद में आई स्टिल रिमेंबर, और चीज़ें पता नहीं ऐसे शायद कोइंसिडेंस के बेसिस पर हो रही हैं या फिर किस बेसिस पर हो रही हैं। मतलब यू विल, दिस इज़ वेरी वियर्ड टू से, मतलब वियर्ड नहीं, ऐसा मतलब ऐसा आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो सच है क्योंकि उसके स्टैट्स मेरे पास में हैं अभी मैं आपको वो चीज़ शो कर सकता हूँ। तो हुआ ये कि मेरे जो बड़े भैया हैं, ठीक है, उनकी जिस रात को मैरिज थी
वहाँ फेरे चल रहे थे। आज भी मेरे पास में वो ग्राफ है, अगर वो उस रेंज का मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा तो मेरी ग्रेनेड वाली वीडियो जो है वो एल्गोरिदम में फंस गई, और वीडियोज़ एल्गोरिदम में फंसती हैं। पीपल डोंट बिलीव इट, लेकिन वीडियोज़ जो हैं वो एल्गोरिदम में फंसती हैं। फंसती है मतलब वो एक तरीके से उसके बाद में वो बैंगर बनती है वीडियो। मतलब ऑल ऑफ मतलब 11 महीने तक आई वॉज गेटिंग व्यूज़, जिसमें ऐसा था कि ठीक है, आपको दिन के जितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4000 5000 व्यूज़ आपको कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं दिन में, 4000 5000 4000 5000 वो चल रहा है। मतलब नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ, 4-5 महीने हो गए, उसके बाद में वो चीज़ चल रही है। लेकिन जिस समय वो उस शादी की रात की बात मैं आपको बता रहा हूँ, फेरे के सामने, क्योंकि फेरे के बीच में चेक कर रहे थे आप? ऑब्वियसली मैं तो सोफे पे बैठा था ना, मेरे को मतलब इन्वॉल्वमेंट तो उनका था ना, मैं तो वहाँ पे बैठा था ना, मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, मेरे को तो नींद आ रही थी बल्कि। फिर भी आदमी सोचता है कि यार मेरे भाई की शादी हो रही है, देख लेता हूँ बस। हाँ, तो बीच बीच में देख लिया, डैशबोर्ड खुला हुआ था तो बीच बीच में देख लिया, वो भी बीच बीच में ये भी देख लिया, ऐसा। तो मतलब इट वॉज सो शॉकिंग टू मी। सो यू आर ऑब्सेस्ड, यू आर रियली ऑब्सेस्ड विद योर लाइक वर्क। हाँ, मतलब आज भी अगर जैसे मतलब वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि मतलब एक ही 2 ही कोट्स हैं जिन्होंने मतलब ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में इतना इम्पैक्ट किया है। डू द वर्क यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क, सिंपल एज दैट। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इट इज़ नेवर अबाउट हु इज़ मोर टैलेंटेड, इट इज़ ऑलवेज अबाउट हु इज़ मोर हंग्री। जो भूखा है ना वही जीतेगा, ये चीज़ मैंने हर एस्पेक्ट में देखी है। मैंने आज तक कभी भी ऐसा मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं सैनिक स्कूल में था मैंने इतने टैलेंटेड बंदे देखे, इतने टैलेंटेड बंदे देखे, लेकिन आज उनका सिनेरियो ये है, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हैं बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आज उनका ये सिनेरियो है कि अगर उनको सिगरेट दारू नहीं मिलेगी वो 2 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। सिगरेट दारू पे कौन पढ़ाई करता है भाई? उनको दारू पी के पढ़ाई करते हैं। इट इज़ नॉट कि दारू पी के पढ़ाई नहीं करते, लेकिन दारू की वजह से उनकी पढ़ाई हैम्पर्ड है। या मतलब जैसे सिगरेट तो इंसान को चाहिए, वो तो एक रूटीन बन जाता है इंसान का कि 2 घंटे अगर पढ़ाई की उसके बाद में सिगरेट चाहिए। हाँ, वो चाहिए। प्रोफेसर भाव की वीडियो के अंदर है ना कि 2 घंटे चाहिए होते हैं सिगरेट के लिए, तो हमें पता लग गया। तो मतलब ऐसा है कि उनका रूटीन ऐसा है कि सिगरेट दारू अगर नहीं है उनकी डेली लाइफ के अंदर या फिर ऑल्टरनेट डेज की लाइफ के अंदर, तो दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली। उनका एक माइंडसेट बन गया, क्रच बन गया है वो। हाँ, लेकिन अगर कोई बंदा भूखा है ना वो रास्ते निकाल लेता है, मैंने तो ये नोटिस किया है। मेरे को तो थी भूख इस चीज़ की कि मेरे को ये करना है, ऊपर से मतलब ये पूरा कोइंसिडेंस है। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि उसके बाद में फिर ऐसा ये ग्रेनेड वाली वीडियोस में लाइक उसके बाद में जैसे ऑन एन एवरेज 4-5 हज़ार व्यूज़ चल रहे हैं, तो वो बढ़ के 80,000 हो गए, 90,000 हो गए, 1 लाख हो गए दिन के। उसके बाद में कॉन्टेंट अगर आपका तगड़ा है ना, तो आप एक वीडियो डालते हो, आपकी 10 वीडियोज़ देखी जाती हैं। करेक्ट। ये मैंने उससे पहले सुना था, उस टाइम मैंने ये ऑब्जर्व किया, और जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए यूट्यूब सब्सक्राइबर, तब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर 0 शॉर्ट्स वीडियोस थी और ओनली 13 लॉन्ग वीडियोस थी। सिर्फ 13 वीडियोस के दम पे 1 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा है, इट वॉज लाइक एग्जैक्ट 600 डेज, पहली वीडियो डालने के एग्जैक्ट 600 दिन बाद। अभी करंटली आपका चैनल जिस तरह से चल रहा है, वी आर अबाउट टू हिट 10 मिलियन, विच इज़ लाइक बहुत कम लोग हैं इंडिया के अंदर जिनके 10 मिलियन है, राइट? आपने क्लियरली इस एनिमेशन की इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना है, राइट? अब आप जिस तरह एनिमेशन के कोर्सेज भी सिखाते हो, राइट? आई वॉज टोल्ड बाय आवर म्यूचुअल बिजनेस मैन आउटसाइड जो बैठे हैं, दैट यू वर टॉकिंग अबाउट किस तरह से इलॉन मस्क कुछ ऐसा बना रहा है, बिकॉज ही सेड दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन फ्यूचर टेक, दैट इज गोना रिप्लेस अमेजॉन वेयर हाउसेज। तो मतलब कि जो जेफ बेजोस बैठ के अपने वेकेशनें कर रहा है उसको संकट में आ जाना चाहिए? नहीं, इट नॉट नेसेसरीली इलॉन मस्क बना रहा है ना। अगर इलॉन मस्क बना सकता है तो जेफ बेजोस क्यों नहीं बना सकता? क्या एग्जैक्टली दैट इज ऑप्टिमस। वी वर टॉकिंग, मतलब दैट वाज एक्चुअली अ वेरी रैंडम टॉक। मैं जो से बात कर रहा था, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमस एंड द अदर थिंग्स, न्यूरालिंक एंड अदर थिंग्स, जिन चीज़ों पे काम हो रहा है। तो मैं बस एक मतलब ऐसे एक ऐसी शायद टॉपिक आ गया होगा बीच में, तो मैंने उस चीज़ का जिक्र किया होगा कि मतलब जो फ्यूचर है वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिस्कशन है, दैट इज़ मतलब हर एक पॉडकास्टर को इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लोग बुलाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में मिसकंसेप्शंस भी बहुत हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इस चीज़ से रिलेटेड। मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में यही रहता है कि जॉब जाएगी कि नहीं जाएगी। और जब एकदम शुरुआत में ये चीज़ आई थी, सबको ये लगता था कि जो रिपीटेटिव टास्क होंगे वो जाएंगे सबसे पहले, लेकिन बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, सबके सामने दिख रहा है कि क्रिएटिव टास्क सबसे पहले चले गए। जैसे कौन से क्रिएटिव टास्क गए हैं? सबसे पहले क्रिएटिव टास्क गए हैं, मतलब जो नॉर्मल जो थिंकिंग थी ना लोगों की, वो ये जाएगी कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो रिपीटेटिव टास्क करते हैं, वो सबसे पहले मारे जाएंगे अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये जॉब टेकिंग ओवर वाला सिनेरियो बनता है तो।
लेकिन जो क्रिएटिव टास्क हैं वो सबसे पहले मारे गए हैं। मतलब उल्टा हो गया, लोग ऐसा सोचते थे पहले कि जैसे सबसे पहले मिस्त्रियों की, ड्राइवर्स की, इन सब की जॉब सबसे पहले जाएंगी, है ना। उसके बाद में फिर लोग ऐसा सोचते थे कि जो लोग रेपिटेटिव टास्क करते हैं, जैसे जो लोग एक्सेल शीट्स पे काम कर रहे हैं या फिर ऐसे डेटा एंट्री वाले काम कर रहे हैं, वो मारे जाएंगे। उसके बाद में सबसे टॉप पर इन चीज़ों को रखा जाता था, जो जैसे कोई आर्टिस्ट है, कोई एक स्टोरी फ्रेम कर रहा है, कोई वो चीज़ें कर रहा है, तो वो लोग सबसे लास्ट में बचेंगे। अब उल्टा हो गया है, क्योंकि डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जो डेटा है वो इंटरनेट का ज़्यादा अवेलेबल है। जैसे आप एक चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। यूट्यूब टाइटल किसी भी वीडियो का लिखना इज़ क्रिएटिव और नॉट? ऑब्वियसली इट इज़ क्रिएटिव, है ना। लेकिन अब चैट जीपीटी वगैरह आप भी यूज़ करते हो, बट क्या वो रिलायबल टाइटल्स होते हैं? नॉट नेसेसरीली अभी, लेकिन जो आगे सिनेरियो आ रहा है उसके बेसिस पर डेटा जो इसके पास है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अभी कितने यूट्यूब टाइटल्स हैं जिनको एक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस मिल सकती है। मतलब कोई भी एक अगर उनके लर्निंग मॉडल है और हमारे पास तो सिर्फ हम जो स्क्रॉल करके देखते हैं वही है, राइट। मतलब पूरा अगर एक लर्निंग मॉडल है, अगर कोई लर्निंग मॉडल है और अगर वो लर्निंग मॉडल सीख रहा है, तो पूरा इंटरनेट है ना, पूरा यूट्यूब के जितने भी वीडियोस हैं उनके जितने भी टाइटल्स हैं और जिन टाइटल्स ने जैसा परफॉर्म किया है व्यूज़ के बेसिस पर, कितना किसका CTR आया, कितने किसके इंप्रेशंस आए, कितने व्यूज़ आए, तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर ये क्रिएटिव काम था ना। एक थंबनेल डिज़ाइन करना एक क्रिएटिव काम था ना। मिड जर्नी ने कितना कुछ चेंज कर दिया, फोटोशॉप में अभी जो लेटेस्ट AI आया है उसने कितना कुछ चेंज कर दिया, टाइटल्स ने कितना कुछ चेंज कर, मतलब अभी जो जैसे टाइटल्स अभी लिखे जाने लगेंगे उनसे कितनी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चैट जीपीटी इज ऑल्सो इंप्रूविंग, इट इज़ लर्निंग फ्रॉम इट सेल्फ। आप फ्री वर्जन यूज़ करोगे तो इट विल गिव डिफरेंट आंसर, अगर आप पेड वर्जन यूज़ करोगे तो वो डिफरेंट आंसर देता है। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, वो दिख रहा है सबको, नॉट मेरा मानना है, क्रिएटिव जॉब सबसे पहले जा रही है, तो वो उसका उल्टा हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिस्कशन है वो एंडलेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये रह जाता है कि व्हाट विल हैपन टू द जॉब्स ऑफ द पीपल। क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब जो एलॉन मस्क ने एक प्रेडिक्शन की थी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए, जो सरकार सबको देगी, और लोग अगर चाहेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो नौकरी करेंगे, बाकी नौकरी की नीड नहीं बढ़ेगी। क्या वो चीज़ फ्यूचर में सही हो जाएगी? क्या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीवेबल है? तो मतलब ये तो इतना इंटरेस्टिंग डिबेट है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिबेट तो ऐसा एंडलेस और ऐसा इंटरेस्टिंग डिबेट है कि आप कितनी भी इस पर बातें कर लो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। ऑफ कोर्स यस, फ्यूचर से बिल्कुल ऐसी जगह पे आते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। हाँ, राइट। टेस्टिकल्स पे चोट मार के ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है? आई थिंक वो वीडियो इतनी फनी थी जब मैंने आपकी वो वीडियो देखी कि टेस्टिकल्स पे जो चोट मार के, आपको अगर वो पता है तो आप बता सकते हो क्या कारण है। आई थिंक बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं, जिनको ये कभी ना कभी, क्योंकि मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। हाँ। मैं एक दिन यहाँ बाहर बैठा हुआ था गार्डन में। तो सभी के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ है। दुर्भाग्यवश तो हम लोग गार्डन में बैठे हुए थे, तो जो दोस्त होते हैं वो कॉस्को की बॉल होती है उसको ऊपर उड़ा के कैच खेलते हैं ना। हम सब 26 साल के, रेयर ऐसा वक्त आया कि सब इतने मूड में थे कि खेल रहे हैं ऐसे। मेरे हाथ में कैमरा था, मैं ना ऐसी कोशिश कर रहा था जैसे अमेरिकन वो नहीं बनाते अमेरिकाज फनीस्ट वीडियोस। हाँ। मैं ऐसे से ना हैंड हेल्ड कैमरे को लेकर कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों की हरकतें करते हुए, वो मजाक कर रहे हैं, जो भी कुछ है, और एकदम पे बहुत तेज बॉल सीधा मेरे टेस्टिकल्स पे आके लगती है। इतना दर्द मैंने शायद अपना हाथ कट जाता है ना किसी चीज से, चाकू से भी हल्का सा भी, इतना दर्द मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा। पेट में चला गया दर्द, मैं लेट के गिर गया और मैंने दुनिया की जितनी गालियां सारी दे दी अपने दोस्त को। आपने वो वीडियो देखी? हाँ, मैंने वो वीडियो देखी। आपने क्या सीखा उससे? वो मैं चाहता हूँ आप बताओ ना। मतलब बेसिकली क्या है, नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स हमारे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, तो वो मतलब है वो बेसिक सिनेरियो ही, लेकिन ये चीज़ होता है कि जहाँ पे मतलब जैसे पेन रिसीवर्स हैं, ठीक है, वो नर्व्स जो हैं वो जैसे अगर आप हाथ पे डंडा मारते हैं तो उधर पे जो नर्व्स हैं दे आर डिफरेंट, और आपके प्यूबिक रीजन में प्राइवेट पार्ट्स में जो नर्व्स हैं दे आर डिफरेंट। तो वो उस मतलब एक जो फ्रेजिलिटी का डिफरेंस है ना, नर्व्स में फ्रेजिलिटी का डिफरेंस है, उसकी वजह से वो चीज़ क्रिएट हो रही है। अगर आप वही बॉल अगर आपके हाथ पे लगती है तो क्या कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। हम तो लिटरली अपनी हथेली के अंदर बॉल को कैच भी करते हैं, बहुत स्पीड, वो भी इतनी स्पीड वाली होती है। तो दैट इज द रीजन। तो वो जो नर्व्स हैं उनका पर्पस कुछ और है, दैट इज फॉर द रिप्रोडक्शन, है ना। तो वो वाला जो पार्ट है उसमें इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नर्व्स। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो वो चीज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नर्व्स। समझ गया। आपकी मेरे को आपसे ये पूछना है, आपकी पर्टिकुलर जो फील्ड है एनिमेशन, ठीक है, मैं जगह जगह देखता हूँ बोर्ड्स लगे होते हैं, दीवारों पे लिखा होता है कि करियर करो एनिमेशन के अंदर। क्या इस फील्ड के अंदर पैसे कमाना और फुल टाइम करियर बनाना इज अ लुक्रेटिव थिंग, और अगर नहीं तो किन किन लोगों के लिए नहीं है? व्हाट इज लाइक द स्किल लेवल रिक्वायर्ड टू गेट इन हियर?
एनिमेशन में भी दो चीज़ें हैं, एक 2D एनिमेशन और एक 3D एनिमेशन। बहुत फ़र्क है इन दोनों में? बहुत फ़र्क है। एंड व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, दैट आई वांट टू आस्क। नहीं, एनिमेशन लाइक एज अ करियर मतलब आप जनरल एनिमेशन की बात कर रहे हो, नॉट 2D नॉट 3D। कि मतलब अगर मैं 18-19 साल का इंसान हूँ और आई जस्ट लाइक फिगर्ड आउट कि मेरे को कॉलेज करते रहना है, ओके, बट मेरे को अपस्किल करना है, क्योंकि मेरी डिग्री ना ऐसे बीकॉम ऑनर्स है, ठीक है कुछ होगा नहीं होगा, बट आई वांट टू अपस्किल। तो क्या मैं एनिमेशन में करियर परस्यू कर सकता हूँ? अगर मैं परस्यू कर सकता हूँ तो उसके लिए प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स क्या है? एंड थर्ड, क्या इस फील्ड के अंदर लोग बोलते हैं प्लेसमेंट लग जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, ऐसा वाला सीन है? आपने तो यूर सेल्फ स्टार्टर एनिमेटर, आपने सेल्फ स्टार्टिंग करी है, खुद चैनल शुरू करा, पेन्स टेकिंगली मेहनत करके आपने सेल्फ टॉट हो आप, है ना? राइट है ना? तो उस सेंस के अंदर अभी करंट सिचुएशन क्या है एनिमेशन की? करंट सिचुएशन एनिमेशन की ये है कि एज ऑफ नाउ द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, अगर अभी फिलहाल हम सिनेरियो में बात करें। क्योंकि होता क्या है कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लोगों के सामने आता है ना, तो ये दो पर्सपेक्टिव से आता है। पहला पर्सपेक्टिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, बिकॉज द क्रिएटिव जॉब्स आर गोइंग फर्स्ट, है ना। और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है लाइक कि इंसान को वो करियर ही चूज करना है कि नहीं करना, जिसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या उस इंसान को वो करियर चूज करना है कि नहीं, वो करियर में कितना मतलब उस पर्टिकुलर कितना फ्यूचर उसमें कितना ब्राइट है उस पर्टिकुलर करियर में। तो पहले मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर इसमें डेफिनेटली ब्राइट है, फिर अपन एआई की बात करेंगे बाद में। तो अगर कोई भी एनिमेशन सीख रहा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट तो सबसे पहले यही होती है कि उसके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, और कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक लेवल का हो। 2D एनिमेशन सीख रहा है तो 35-40 हज़ार का पीसी विल वर्क, और अगर 3D एनिमेशन सीख रहा है तो कम से कम 60-70 हज़ार का पीसी मिनिमम उसके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक दो रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा वो कहाँ से सीख रहा है, किस टीचर से सीख रहा है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। ये चीज़ सेम टू सेम वैसी ही होती है कि जैसे आप किसी एक डॉक्टर को जब भी किसी को भी कोई बीमारी होती है, डॉक्टर को आप दिखाने जाते हो, तो जितना हाई क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, आप सस्ते में भी डॉक्टर देख देगा ना, वो वाली चीज़ है। हाई क्वालिफाइड होगा, अगर सच में ऐसा होगा कि वो बीमारियां ठीक करता है तो वो चीज़ बेटर होगी, आपका पैसा जाएगा लेकिन आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है कि आप कहाँ से सीखते हो, उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो इसमें लेकिन एक छोटा सा मतलब एक काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव बात है जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो मार्केट में अभी चल रहा है एनिमेशंस को लेके, और वो ये है कि काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फ़िलहाल अभी उन्होंने ये सिनेरियो बिठा रखा है कि एक पर्टिकुलर 3D एनिमेशन कोर्स की, मतलब आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट्स, एक्चुअल स्क्रीनशॉट्स कि मेरे पास में जहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं जिनके अंदर, मतलब मेरे फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं जहाँ पे क्लोज फ्रेंड्स वगैरह के हमारे ग्रुप्स हैं, एंड दे हैव बीन डूइंग इट, जो एनिमेशंस वगैरह कर रहे हैं, या फिर मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी आते हैं जी। तो वहाँ पर ऐसा सिनेरियो है कि बंदे ने 2.5 लाख रुपए कमा के एक 3D एनिमेशन का कोर्स किया, उसने वो एनिमेशन सीख लिया, और लास्ट में वो उस इंस्टीट्यूशन से निकलने के बाद उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को गालियाँ दे रहा है। ऐसा है इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं दे आर नॉट एज अपडेटेड एज दे शुड बी। इतना मतलब उसमें लाइक एक स्कैम काइंड ऑफ चल रहा है। आपको 2.5 लाख रुपए, आपको 3 लाख रुपए, आपको 2 लाख रुपए 3D एनिमेशन सीखने के लिए खर्च नहीं करने हैं। ट्यूटोरियल्स एंड द सॉफ्टवेयर, बोथ ब्लेंडर सॉफ्टवेयर दैट माई टीम यूजेस एंड द ट्यूटोरियल्स आर टोटली अवेलेबल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जिसको 3D सीखना है। जो सर्टिफिकेट्स के पीछे जा रहा है उसका सिनेरियो डिफरेंट है थोड़ा। सर्टिफिकेशन से हेल्प मिलती है क्या? हेल्प मिलती है, काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स में हेल्प मिलती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हर केस में जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई एम हायरिंग अ 3D आर्टिस्ट, मेरी टीम में जो 3D आर्टिस्ट होते हैं उसका मेरे को पोर्टफोलियो ज़्यादा मैटर करता है। मेरे लिए पोर्टफोलियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब एक artistation.com नाम की वेबसाइट है या फिर behance.net नाम की एक वेबसाइट है, तो उन वेबसाइट्स के ऊपर आपने जो भी आपने मॉडल्स बनाए, जो भी टेक्सचरिंग की, जो भी आपने आर्ट क्रिएट की, उसके जो लाइक फाइनल रेंडर्स है वो आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और अगर आपकी वो प्रोफाइल्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो दे आर इवन स्ट्रॉन्गर देन अ सर्टिफिकेट। वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है, सर्टिफिकेट्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। तो सर्टिफिकेट्स डू हेल्प, लेकिन वो सर्टिफिकेट की कॉस्ट 2.5 लाख नहीं है, मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है। आप 2.5 लाख मत दो उसके लिए, है ना। वो सीख के आप अपने आर्टिस्टेशन की प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद में आप अगर कहीं पे अप्लाई करोगे अपनी तरफ से, और उसके बाद में जब आप अपनी आर्टिस्टेशन की प्रोफाइल भेजोगे, तो वहाँ पे फिर बंदा आपको डिनाई कर ही नहीं सकता। अगर क्योंकि टैलेंट को तो ये है ना, टैलेंट की तो कद्र है ना मार्केट में, वो वाला सिनेरियो है। इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाने में लगता क्या है? हाउ मेनी पीपल, बिकॉज यू सेड अर्लियर ऑफ कैमरा दैट यू हैव PhD रिसर्चर्स इन योर टीम जिनका काम है कि एकदम पेनस्टेकिंगली हर एक चीज़ को लॉजिकली साउंड बनाना एक वीडियो के अंदर। डेफिनेटली यस, राइट। सो आपकी टीम कितनी बड़ी है, पूरा इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है टू मेक, क्योंकि आप you're treating this like a company, you're not treating this like a YouTube channel, right?
आप इसको बिल्कुल कंपनी की तरह चलाते हो, करेक्ट? हाँ, मतलब देर आर टू थिंग्स बेसिकली। तो जो कंपनी है दैट इज़ ब्रेनरिक LLP, उसके 2 डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग। एक डिपार्टमेंट्स है जो कि विच इज़ टोटली द थिंग जहाँ पर हम क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। जैसे इफ देयर इज अ कंपनी, वेपन कंपनी, हु इज आस्किंग अस टू क्रिएट अ 3D एनिमेशन ऑफ अ वेपन ऑफ देयर गन दैट दे आर रिलीजिंग द नेक्स्ट सो यू मंथ। वर्क विद वेपन कंपनीज एज वेल? ऑब्वियसली, That's एक crazy. यूजर नाम की कंपनी है US में, तो उनके साथ में हम लोग काम करते हैं। तो मतलब ऐसी जो कंपनीज होती हैं जो उनको जो भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी एक कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग 3D में बना के पूरा इसका जो भी जिस तरीके से भी वो लोग डायरेक्शन देते हैं उसके हिसाब से दैट इज़ द क्लाइंट प्रोजेक्ट थिंग एक्चुअली। तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है। एंड यूट्यूब चैनल इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो आई ऑब्वियसली डोंट ट्रीट दिस पार्ट एज अ बिजनेस। यूट्यूब चैनल वाला जो पार्ट है वो एकदम डिफरेंट है। वो बिजनेस नहीं है। वो एक ऐसा है कि लाइक जो मेरा इस चैनल को लेके गोल जो है वो ये है कि लाइक विजुअलाइजेशन। जैसे अभी राम मंदिर कैसा दिखता है किसी को नहीं पता, लेकिन जब मेरी वीडियो जब कोई बंदा देख लेगा तो वो 10 जगह बता सकता है कि राम मंदिर ऐसा दिखता है। इन अ सिमिलर फैशन व्हाइट हाउस वाली वीडियो देख लो आप, या फिर उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट वाली वीडियो ऑल ऑफ अ सडन इतनी वायरल गई, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट मतलब इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई थी उस समय कि आप ये उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट वाली वीडियो बनाओ। बट वाई? क्योंकि किसी को पता ही नहीं था एक्सीडेंट हुआ कैसे है, किसी को कुछ नहीं पता था, कैसे सर्किट्स चेंज हुए हैं, किसकी गलती है। ड्राइवर की तो कोई गलती नहीं थी, ड्राइवर तो ट्रेन के डायरेक्शन ही नहीं देता। सारी मतलब किसी को कुछ सारी मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैल रही है, न्यूज़ वाले कुछ नहीं देख, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो जो मुंह में आता है वो दिखा देते हैं। ये तो इसमें तो कोई और वैसे भी लोग अभी ना पीपल आर नॉट गुड रीडर्स एनीमोर, लाइक इवन दो वो स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, अगर आप किसी को बोलोगे ना कि अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में जानना है पूरी किताब पढ़ो, हाँ, नो टेल इट मी इन अ वीडियो, नॉट आई वांट 2 मिनट्स, मेरे को शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में बता दो, राइट, दैट्स व्हाट दे वांट। सो इसलिए आपकी इसके अंदर तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है, बिकॉज इवन जो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं बैठ के, वो भी सिर्फ स्टैटिक इमेजेस और फाउंड फुटेज लगाते हैं। डेफिनेटली, दे डोंट एनिमेट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, बिकॉज एनिमेशन एक्चुअली टेक्स टाइम और उसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी एज इन हमारी टीम में जो है टोटल जो अभी इस चैनल के लिए काम कर रहे हैं, देर इज़ अनदर प्रोजेक्ट कमिंग एज वेल, तो अभी टोटल 15 पीपल हैं। उसमें से कुछ इन हाउस हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, और अभी जो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है दैट आई एम वर्किंग ऑन, दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर हम लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और उसको हम लोग डायरेक्टली लॉन्च करना चाहते हैं यूट्यूब इलोन मस्क के साथ काम कर रहे हो क्या? नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा है कि मतलब वो चीज़ जब यूट्यूब पर आएगी तो हम उसमें पैसा काफ़ी लगा रहे हैं, टाइम बहुत लगा रहे हैं, मेहनत बहुत लगा रहे हैं, बट दैट विल बी अवेलेबल फॉर फ्री ओके फॉर लाइक ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। ठीक है, तो लेकिन वो चीज़ ऐसी होगी जो कि एक इस प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल के लिए मतलब सारी चीज़ें पलट देगी। जैसे राम मंदिर वाली वीडियो से पहले कुछ भी नहीं था, जीरो था। राम मंदिर वाली वीडियो के बाद में कुछ कुछ चीज़ें शुरू हुई। ग्रेनेड वाली वीडियो जब एल्गोरिथम में फंसी तब और चीज़ें शुरू हुई, और उसके बाद में जो थर्ड सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये होगी। ऐसा है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इस पे जब काम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि कोई भी हम टॉपिक, एक आइडिया कोई भी एक डिसाइड करते हैं, कोई भी हमने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि हाँ ये टॉपिक हमको लगता है, वो भी बहुत सोच समझ के बैठ के डिसाइड करते हैं। उसके बाद में वी मूव टू द पार्ट जहाँ पर हम लोग लाइक रिसर्च टीम को वो दे दिया जाता है, फिर रिसर्च टीम उसके ऊपर इन डेप्थ रिसर्च करती है। कोई भी अगर चीज़ें होती हैं तो उनको क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारी एक पेट्रोल पंप फ्रॉड्स के बारे में एक वीडियो है, ठीक है, तो पेट्रोल पंप फ्रॉड्स वीडियो ऐसे नहीं है कि आपने इंटरनेट पे 4 चीज़ें पढ़ ली और आपने वीडियो बना दी। नो, हमने वहाँ पे ग्राउंड पे जाके काम किया है। मतलब देयर इज़ अ रिसर्चर ऑफ फ्रॉम माई टीम, तो मतलब ही सो डेडिकेटेड इन ऑल दिस। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब जिन पेट्रोल पंप जो लोग चलाते थे, जिनके यूट्यूब चैनल थे, उनसे जाके बात की, पेट्रोल पंप्स पे जाके बात की। या पेट्रोल पंप पे आप जाओगे तो वहाँ से तो भगा दिए जाओगे जी, बट स्टिल वी ट्राइड। ऐसा है। तो अब ये कैसे फ्रॉड सारे कैसे काम कर सकते हैं, 4 तरीके क्या हैं, उसमें 4 तरीके बताए हमने उस वीडियो में कि 4 तरीके क्या हैं जिनसे पॉसिबल फ्रॉड्स हो सकते हैं। तो रिसर्च वाला पार्ट जो है वो हमारा बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इनफैक्ट बायोलॉजिकल वीडियोज़ जो होती हैं, तो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ डॉक्टर इन SMS इज़ द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन राजस्थान। ठीक है, जयपुर में सबसे बड़ा, राजस्थान में भी सबसे बड़ा हॉस्पिटल SMS है। तो SMS में वो डॉक्टर है, तो मेरी जितनी भी बायोलॉजिकल वीडियोज़ होती हैं वो मैं एक बार उसको दिखाता हूँ, उसे क्रॉस वेरीफाई कराता हूँ, उसके बाद में वो जाती हैं। क्योंकि बायोलॉजिकल वीडियो में तो जान की भी रिस्क है ना, अगर किसी बंदे ने कोई गलत स्टेप ले लिया, आप ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वहाँ पे तो और भी तगड़े सिनेरियो रहता है। मतलब आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ चेक करनी पड़ेंगी, डबल चेक करनी पड़ेंगी। एक एक जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो, जो भी लाइन आप लिख रहे हो, उसको गूगल में दोबारा सर्च करना पड़ेगा कि ये चीज़ सच में है या नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली हम एक वीडियो बना रहे थे कि जैसे खाने के आधे घंटे पहले और खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए कि नहीं।
ताकि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट के अंदर जो रहता है वो स्ट्रांग रहे, कॉन्सेंट्रेटेड रहे या फिर डाइल्यूटेड रहे। नहीं पीना चाहिए ना, खाने से पहले पीना चाहिए? नॉट नेसेसरीली, मतलब आयुर्वेदा ऐसा मानता है कि खाने के आधे घंटे पहले और खाने के आधे घंटे बाद नहीं पीना चाहिए, आपको पानी नहीं पीना चाहिए। जो लोग खाने के साथ पानी पीते गलत करते हैं, क्योंकि मैंने एक मशहूर आयुर्वेदिक वो थे राजीव दीक्षित के नाम से, उनकी शायद डेथ हो गई। डेफिनेटली यस। तो मैंने उनकी कभी सीडी में बचपन में सुना था, मैं आई ऑलवेज फॉलोड इट एज अ रिजल्ट। लाइक मैंने देखा जो लोग पानी पीते हैं फिर वो और परेशान होकर बैठ जाते हैं। डेफिनेटली। तो ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है ना, हाँ, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आप उसमें पानी डालोगे वो डाइल्यूट हो जाएगा, ऐसा सब हो जाएगा। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस इज टोटली डिफरेंट। उन लोगों का ये मानना है कि इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप सबसे पहले तो अगर आप पानी पी रहे हो, ठीक है, तो वो 5-10 मिनट में आपकी लाइक मसल्स के थ्रू, जो स्टमक में आपकी जो मसल्स होती हैं, है ना, उनके थ्रू या फिर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा, और वहाँ पर मतलब थ्रू आउट योर लाइक ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडिनम में हर जगह पे वो मसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है आपका पानी। तो उसके बाद में वो पहली बात तो उतना उस लेवल तक बचता नहीं है। दूसरा, उन लोगों का लाइक कॉन्ट्रारी फैक्ट जो उनकी तरफ से ये हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ से, पहला फैक्ट ये था, ठीक है। दूसरा फैक्ट उनकी तरफ से ये है कि आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। अगर आप पानी पी के अपने HCl को डाइल्यूट करोगे ना, तो आपका जो स्टमक है, आपकी जो बॉडी है, वो और ज़्यादा HCl प्रोड्यूस कर लेगा टू डाइजेस्ट योर फूड। क्रेजी। तो ये सारी चीज़ें पीयर रिव्यूड रिसर्चेस के अंदर मेंशन्ड हैं, लिटरल। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जिनके ऊपर वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये चीज़ ऐसी है जो टोटली कॉन्ट्राडिक्टिंग है। इस चैनल को चलाने के प्रोसेस में आई थिंक आपकी भी ओवरऑल नॉलेज बेस एक कॉलेज डिग्री से तो बहुत ज़्यादा हो गई होगी। हाँ, मतलब उस टाइम पे मैंने ग्रेजुएशन छोड़ दी थी। मतलब जब मैं इस फील्ड में घुसा तो उस समय पे मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग के 4-6 महीने में उसमें गया था। उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन छोड़ दी। लेकिन उसके बाद के जो मेरे जितने भी साल आज तक के रहे हैं वो इतने इंटेंस रहे हैं कि शायद जब से चैनल शुरू हुआ है तब से ऐसा कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में कि मैंने इस चैनल पे जो कंटेंट आने वाला है उसके बारे में ना सोचा हो, वेदर आई एम ऑन वेकेशन और वट एवर इट इज़। हमेशा मैं इस चीज़ के बारे में ही कॉन्स्टेंटली सोचता रहता हूँ। और एक बंदा ग्रेजुएशन की जब वो कर रहा है, ग्रेजुएशन 6 घंटे देता होगा, 7 घंटे देता होगा, मैं तो लाइक हमेशा से 12-14 घंटे तो दिए ही हैं। आपकी ज़िंदगी इसके अलावा क्या है? आप इसी के बारे में, इसी के आसपास काम करते हो? हाँ, अभी फ़िलहाल ये नॉन स्टॉप। हाँ, मतलब अभी देयर इज़ अ कोर्स ऑफ माइन दैट वी आर वर्किंग ऑन, है ना, 3D एनिमेशन कोर्स। तो दैट इज़ ऑलरेडी लाइव। हम मतलब उसको और ज़्यादा लाइक अपडेट कर रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पर। राइट। तो वो लाइक 15 अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ था वो, उस समय पे। एक तो वो है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आवर्स जिस पे हम काम करते हैं। क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पे हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इस पूरी कंपनी को, ब्रेनरिग LLP को लेके लाइक काफ़ी मैं सीरियस हूँ इस एस्पेक्ट की तरफ कि मेरे को लाइक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट 3D एनिमेशन और VFX कंपनी बनानी है इसको, इस चीज़ को लेके। और मेरा जो अभी जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जाता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ज़्यादा जाता है। कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक, अभी आई सॉ अ वीडियो रिसेंटली, मतलब वो तो बहुत पुरानी है, 8-10 महीने पहले की वीडियो है, लेकिन अभी वो डेवलपमेंट पे आया नहीं है। जैसे सीन्स होते हैं ना, जैसे अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल सामने एक कैमरा है, आप और मैं बैठे हुए हैं, में होते हैं टेबल है, हाँ टेबल है, ग्लासेस हैं, AC है वगैरह, ये सीन पूरा का पूरा बनाना है। तो 3D में एक एक चीज़ बनानी पड़ती है। यू विल हैव टू एट द टेबल, आपको ये ग्लास इस जगह पुट करना पड़ेगा, ये AC लगाना पड़ेगा, वो AC पहले बनाना पड़ता है, फिर उस पर टेक्सचरिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर ऐसा पूरा सीन मेरे को फोटो रियलिस्टिक तरीके से बनाना है तो 2 दिन आराम से जाएंगे सिर्फ इतने से एक सीन को बनाने के लिए। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ सीन सिर्फ एक वीडियो में होते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इंदिरा गांधी वाली वीडियो बनाने में हमको करीबन 1 महीना लगा था, और 2.25 लाख रुपये हमने वो सिंगल वीडियो के प्रोडक्शन में लगाए थे उस समय पर। इंदिरा गांधी वाली वीडियो जो हमने बनाई थी वो आप देखोगे तो वो पूरी वैसे थोड़ा सा रियलिस्टिक, फोटो रियलिस्टिक स्टाइल में है, घास वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर्ली दिख रही हैं। तो इन चीज़ों में टाइम लग जाता है। लेकिन अभी रिसेंट AI टेक एक आया है जहाँ पे व्हेन यू आर राइटिंग द प्रॉम्प्ट्स, जैसे आप लाइक मिड जर्नी के अंदर प्रॉम्प्ट्स लिखते हो, इमेजिन प्रॉम्प्ट्स लिखते हो, तो मिड जर्नी के अंदर आपको जो भी चाहिए आपने वो टाइप किया, आपके सामने फोटो आ गई, है ना, एकदम जैसी आपको चाहिए, एक बच्चे की चाहिए, बूढ़े की चाहिए, हर किसी की आती है। इन अ सिमिलर फैशन देर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस टेक एज वेल, जहाँ पे वो लोग टाइप करेंगे और एक 3D सीन क्रिएट हो जाएगा। व्हाट आफ्टर दैट? जो मॉडलिंग और टेक्सचरिंग आर्टिस्ट है वो क्या करेगा? अभी जो लोग BSc एनिमेशन कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, वो लोग क्या करेंगे? व्हाट विल दे डू?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसके अलावा अभी एक और नया टेक आया है जो कि VFX से रिलेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी VFX का बेसिक आइडिया है आपको? VFX में क्या होता है बेसिकली, जो 3D मॉडल्स होते हैं ना वो रियल लाइफ फुटेज में डाल दिए जाते हैं। ऐसा है जैसे आपने वो बाहुबली की वो वाली वीडियो देखी होगी शायद, अगर आपके सामने आई होगी तो। VFX क्या है? हाँ, तो वो उसमें वो सांड नकली होता है। तो अभी ऐसा सिनेरियो आ चुका है अभी फ़िलहाल कि एक बंदा जो है उसने अपनी वीडियो बना ली, जैसे अभी मैंने एक वीडियो बना ली, आप हो यहाँ पर, आपकी मैंने वीडियो बना ली, चेयर पर रिकॉर्ड कर लिया, आप ऐसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कुछ भी बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो, वो सारे के सारे आपके सामने एक पूरी वीडियो बन गई। उस वीडियो में क्या होगा कि एक 3D अवतार को या फिर 3D कैरेक्टर को, 3D मॉडल को आप अपनी जगह पे बिठा सकते हो। यानी उस सेम वीडियो के अंदर आपको VFX करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आप को आप वहाँ से हट जाओगे, डिलीट हो जाओगे, और एक 3D कैरेक्टर जिसको आप डालना चाहते थे वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब जो कैरेक्टर एनिमेशंस जो करते थे, लाइक देयर आर डेडिकेटेड आर्टिस्ट फॉर क्रिएटिंग द कैरेक्टर एंड एनिमेटिंग द कैरेक्टर्स। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पिक्सार की एक फिल्म को बनाने में। दैट इज़ वाई इट टेक्स लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक फिल्म को बनाने में। 4 साल पिक्सार की एक मूवी को बनाने में इसलिए लगते हैं। एक एक चीज़ एनिमेट करनी पड़ती है, आई बॉल्स एनिमेट करने पड़ते हैं, सब कुछ। तो फिर क्या होगा उस समय पे, क्या होगा? मतलब विल एवरीबडी बी अनएम्प्लॉयड? तो मेरा जो टाइम है, जो आप पूछ रहे थे, मेरा टाइम इन चीज़ों में मतलब बहुत ज़्यादा, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि अब आगे क्या होगा। तो आई एम लाइक सुपर अपडेटेड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कमिंग इनटू द 3D इंडस्ट्री। अच्छा, अब ये आ गया, इसको पाइपलाइन में इन्वॉल्व करो, ये आ गया, अब इसको पाइपलाइन में इन्वॉल्व करो, ये आ गया, इसको पाइपलाइन में। अदरवाइज देयर इज नो वे कि आप मतलब अदरवाइज आप इररिलेवेंट ऑब्सोलीट हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। मतलब आप इंडिया में कैसे टॉप पे रहोगे फिर? कोई पॉसिबल तरीका ही नहीं है ना कोई भी। आई लव हाउ ऑब्सेसिव एंड एम्बिशियस यू आर। थैंक यू। आप अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को कुछ कहना चाहते हो, क्योंकि आपकी चैनल तो इज प्योरली एजुकेशन लाइक, तो आपको को लगता है इज देयर एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू पीपल? पॉडकास्ट से 3 छोटे छोटे मैसेजेस हैं, जिसमें से तीनों ही मैं पहले बोल चुका हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में उसके ऊपर कुछ भी नहीं रखता। क्योंकि अगर मैं सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जस्ट बात कर रहा हूँ कि एक बंदे को अगर सक्सेस पानी है, बाकी लाइक कचरा तो हद से ज़्यादा चल रहा है और सक्सेस पाना थोड़ा सा वो चीज़ हो गई है ना। तो अगर किसी को सक्सेस पानी है किसी भी फील्ड के अंदर, तो मेरे 3 थॉट्स हैं जो कि मैं अगेन बता चुका हूँ कि कभी भी कोई भी अगर पॉजिटिव कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल इंटरव्यू या पॉडकास्ट होता है तो प्लीज़ वॉच इट थॉरोली। सब्सक्राइब टू दोस्त कास्ट। यस, सब्सक्राइब टू दोस्त कास्ट। तो प्लीज़ वॉच इट थॉरोली, क्योंकि उसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि अगर 4 बंदे वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और 4 घंटे का उनका इंटरव्यू आपने देखा, पॉडकास्ट देखा, तो इसका मतलब आप 5वें हो जो वहीं पर ही बैठे हुए थे। और अगर ऐसी रियल लाइफ फिजिकल अपॉर्चुनिटी आपके पास आती, व्हाई वुड यू डिनाई इट? देयर इज नो रीज़न टू डिनाई इट। सेकेंड थिंग इज़ कि जो 2 कोट्स मैंने बताए थे, मतलब दैट इज़ द सेकेंड एंड द थर्ड थिंग। ज़िंदगी में कभी भी ऐसे काम में घुसना ही मत। मतलब मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विथ 3D। जैसे ज़िंदगी में एक वो चीज़ होती है ना कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आप क्या कर सकते हो, जिसमें अगर आपका किस में पैशन है ना, तो जो चीज़ अगर आपको उसमें पैसे नहीं भी मिलेंगे या फिर आपको उसमें पैसे कम भी मिलेंगे, तो भी लेकिन आप 12-14 घंटे काम कर सकते हो एंड यू डोंट अंडरस्टैंड इट। यार 12-14 घंटे निकल गए, तो मेरे लिए वो 3D है। आज के टाइम पे भी टीम वगैरह मैनेज करने के बाद भी, सारी चीज़ें करने के बाद भी, यू वॉन्ट बिलीव इट कि सारे लोगों को मैं एज अ मैनेजर मैं कभी काम नहीं करता हूँ। मतलब आई डोंट टेल पीपल, आई डू सिट विद माई टीम एंड आई एनिमेट इवन टुडे। क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी, वो रूल ऑफ थर्ड्स के रूल्स, वो सारी चीज़ें, वो डेप्थ ऑफ फील्ड कितना लगाना है, वो सारी चीज़ें अचानक से वीडियो से मिसिंग हो जाएंगी इफ़ आई एम नॉट वर्किंग देयर। तो मेरे लिए वो चीज़ है कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ और मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, मेरे लिए वो सक्सेस है। मैनेजर वाला काम तो इतना बोरिंग होता है, मैं ज़िंदगी में नहीं कभी कर सकता। मर जाऊँ लेकिन मैनेजिंग वाला काम ना करूँ कि ये 15 बंदों की आपकी टीम है, आपके पास में पैसे आ गए, आपने 15 बंदे हायर कर लिए, इनको मैनेज करना है, मेरे से नहीं होगा। मेरे को एनिमेशन करना है और उसके साथ में टीम को डायरेक्शन देना है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो और इसको ऐसे करो। क्योंकि अगर आपकी टीम एक बहुत बड़ा रीज़न होती है। फॉर एग्जांपल मेरी सक्सेस के पीछे मेरी टीम का बहुत बड़ा रीज़न है, और उस टीम को मैंने बैठ के ट्रेन किया है। ऐसा नहीं किया मैंने कि कहीं से एक रैंडम बंदा हायर कर लिया और मेरे को कुछ भी 3D एनिमेशन के बारे में पता नहीं है और उसको बोल दिया कि तू ये वीडियो बना के दे दे स्मोकिंग वाली। वो उस बंदे को मैंने ट्रेन किया है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, अपना माइंडसेट उसको बताया है, तब जाके इस प्रोडक्शन लेवल पे वीडियो आ रही हैं। इंडिया में इतने कम 3D चैनल्स क्यों हैं? क्योंकि वो उस लेवल पे प्रोडक्शन लेवल पे काम करना इज़ नॉट पॉसिबल जितना यूट्यूब आपको रिटर्न करता है उसके कंपैरिजन में। तो दैट इज़ अ थिंग। और थर्ड थिंग इज़ अगेन, इट इज़ नॉट अबाउट हु इज़ मोर टैलेंटेड, इट इज़ ऑल अबाउट हु इज़ मोर हंग्री।
दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ। अगर किसी को ये चीज़ बस समझ आ जाए ना, उसके बाद में कोई रोक नहीं सकता है, कोई तरीका नहीं है। बस एथिकली, अगर एथिकली ऑब्वियसली हंग्री होने का मतलब है एथिकली हंग्री हो, ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत करके भी उस चीज़ को पा रहा है, नो। एथिकली अगर कोई बंदा सच में अगर उसके लिए भूखा है, तो दिस इज़ द ओनली वन फैक्टर दैट मैटर्स एक सक्सेस के लिए। बाकी ये सारे आप इस टैलेंट करो, आप हार्ड वर्क करो, आप स्मार्ट वर्क करो, वो सारी चीज़ें, वो दैट ऑल फॉल्स इन प्लेस। अगर आप हंग्री हो ना उस चीज़ के लिए, आप हार्ड वर्क भी कर लेते हो, आप स्मार्ट वर्क भी कर लेते हो, आप सही तरीका भी निकाल लेते हो, आप उन चीज़ों के बारे में भी स्टडी कर लेते हो, सब कुछ हो जाता है इफ़ यू आर हंग्री अबाउट इट। आपको भूख होनी चाहिए, कौन कितना भूखा है उस चीज़ का। मेरे को भूख है भाई, मेरे को लाइक आई वांट टू शो पीपल कि ये ऐसा होता है, आप इस टाइप के कंटेंट देखो, ये विजुअलाइजेशंस होते हैं, ये लोगों के सामने जाने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरीके की जो एजुकेशन है, दिस इज़ द परफेक्ट एजुकेशन, नॉट द वर्ड्स दैट यू आर रीडिंग इन द बुक्स। तो दिस इज़ व्हाट माय थिंकिंग इज। यस, वाह ब्रो, आई एम एक्चुअली इंस्पायर्ड। आप में इतनी ज़्यादा फायर, इतनी एनर्जी है ना, आई एम जस्ट इंस्पायर्ड कि पर्टिकुलरली इस बुक वाली बात के बाद आई थिंक जिनके पास बुक होती है वही इसमें टिक पाते हैं, बिकॉज अदरवाइज आपके पास कोई रीज़न नहीं होता करने का। मतलब व्हाई वुड यू डू दैट? मतलब अभी लोग सारे लोग बैठ के ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट व्हाई वुड यू डू दैट? ग्रेजुएशन करने के बाद में बंदा मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद में बंदा MBA कर रहा है, उसके बाद में IAS बन रहा है, व्हाई वुड यू डू दैट? वो वाली लोगों के अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं, लेकिन मतलब एस्पिरेशंस हो सकते हैं, लेकिन जैसे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो ऐसा कर रहा है वो गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि IAS की तैयारी जितने भी बंदे कर रहे हैं ना, क्योंकि असल में वो ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो ज़्यादा बेटर है, हवा में बात ना की जाए तो ज़्यादा ठीक है, वरना फिर वो वही वाले डायलॉग आ जाते हैं कि भाई वो मूवी में होता है, असल ज़िंदगी में ये होता है। तो असल ज़िंदगी में जो भूखा होता है ना, वो जीतता है। ऑसम, राइट। लोग आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं? प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल, प्रोफेसर ऑफ हाउ इंस्टाग्राम। ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रो। आपकी जर्नी आज सुन के बहुत अच्छा लगा। Thanks for having me. इतनी फायर से आए थे 10,000 हाईवे लांग के यहाँ तक और आपने वो फायर डिलीवर करी है। सीरियसली, इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। यस, Alright, this was Dostcast with Nand Kishore Singh and also known as Professor of How. आप इनके उससे आए हैं तो आप यहाँ पे और भी पॉडकास्ट देख सकते हैं। मेरे उनसे आए हैं तो अगर आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड हैं, और मैं सही बताऊँ, मैं और मेरी टीम बैठ के हमने एक वीडियो देखना शुरू करा, फिर हम लोगों ने 4 वीडियोस बिंज करे और तब देखते देखते शाम हो गई थी। दैट इज हाउ गुड द वीडियोस आर। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पॉडकास्ट एंड विल सी यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।